Friends, on behalf of Vibrant HR and Success Mantra, I would like to welcome you all and very and happy good morning to all of you. Are you able to hear me? Can you just help me with that? आप type कर सकते हो? Yes, chat box में. Okay, thank you so much. Thank you. पर्टिक्युलरली आजचं जो सेशन आहे तो बेसिकली आपण हेल्थ आणि वेलनेसच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला आहे. आज आपल्याकडे डॉक्टर देवरे सर आपल्या बरोबर जॉईन होत आहेत. ही इज MD आयुर्वेदा आणि मिसेस देवरे आहेत त्या सुद्धा MD आयुर्वेदा आहेत. आणि आजचा जो टॉपिक आहे रोल ऑफ लाईफस्टाईल इन इम्युनिटी विथ स्पेशल रेफरन्स टू COVID-19. कारण आपण COVID-19 मध्ये बघितलं इम्युनिटीवरती जबरदस्त फोकस दिलेला आहे आणि इम्युनिटी एक्झॅक्टली काय आहे, आयुर्वेदा त्याच्यामध्ये काय रोल प्ले करतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला हेल्दी कसं राहता येईल, आपली इम्युनिटी कशी वाढवता येईल, ह्या संदर्भात बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याशी शेअर केल्या जातील. तर मी देवरे सरांना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ ऑन करावा आणि आपण प्रोग्रामला सुरुवात करावी. Okay, somebody says, Pradeep says we have to speak in English. Okay, Pradeep, no problem. Very good morning. On behalf of Vibrant HR and the Success Mantra, I welcome you all. Basically, we have started this initiative last week. And this is particularly for health and wellness of HR, because when we deal with human resource, we need to be very fit, not only physically but mentally also we need to fit, and this is what the initiative we talk about. So today we blessed with such a wonderful personality. He is Dr. Avinash Devre and Mrs. Devre also is there. Both are MD in Ayurveda, and today they are going to touch upon a particular topic called role of lifestyle in immunity with a special reference to COVID-19. So this is what the most important aspect or thing got talked during COVID-19, and we need to understand how Ayurveda is going to help us to build a great immunity whereby you can be healthy. Thank you so much. Now I would like to request Dr. Devre. I will just hand it over to him. Sir, unmute kara तुम्ही. Yes. I will stop sharing screen, so you can just. Yes, sir. अभी आवाज आपको आ रहा है? हाँ, clear है sir, clear है. Okay, sir. Thank you. Good morning, everybody. अभी हम वाइब्रेंट HR ग्रुप का काफी आभारी है क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को चांस दिया कि सबके तरफ हम इसका ज्ञान दे पाए, और आप सभी जो लोग प्रेजेंट है जो आरोग्य के लिए इंटरेस्टेड है तो उनका हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि इतने सुबह सुबह हम इसके लिए प्रेजेंट हुए और इंटरेस्ट से हम सुनना चाहते हैं, तो सभी लोगों का वेलकम और अगेन थैंक यू। तो हम अभी सब्जेक्ट पे जाते हैं डायरेक्टली। आयुर्वेद जो है ये साइंस ऑफ लाइफ है एक्चुअली। आयुर्वेदा आयुर्वेदा मीन्स जो चीजें हमें फॉलो करनी है, मतलब हम सुबह जब उठते हैं तो कितने बजे उठना है, आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आपने पानी कब पीना है, खाना कब खाना है, या इवनिंग में आपको क्या रूटीन फॉलो करना है, आपके वर्किंग आवर्स में आप क्या फॉलो कर सकते हैं, बाद में डिनर कब लेना है, सोना कब है, ये सारी चीजें आयुर्वेद में दी है। तो इसीलिए इसको साइंस ऑफ लाइफ हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे साइंस है जिसमें हम नॉर्मल रहने के लिए आपको सारी सलाह दी गई है साइंस में। तो इसका जो मेन पर्पज है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, मीन्स हम जो हेल्दी पर्सन है उसके लिए हेल्थ मेंटेन रखना, ये आयुर्वेद का फर्स्ट मोटो है। सेकंड जो है आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब जो कोई बीमार है उसकी बीमारी निकाल के उसको फिट करना है, ये उसका सेकंड प्रयोजन है या तो उसका सेकंड मोटो है। तो ये सारा आयुर्वेद में स्टार्ट से एंड तक दिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है आहार विहार और पंचकर्म। आहार मीन्स क्या, हम जो खाना खाते हैं वो वाला सारा इंक्लूड किया है, तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी सारा उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो हमारे पूर्वजों में पहले से ही सारी चीजें पता होती थी, तो हम आज भी बोलते हैं कि आजीबाई का बटवा, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो भी बोलते हैं, किसी को अगर जुलाब हो जाते हैं तो वो मुरुड शेंग दे देते हैं। तो ये सारी चीजें घर में भी उपलब्ध है, बट ये अभी हमारे लाइफस्टाइल से थोड़ा दूर होता जा रहा है। उसके बाद विहार है। विहार मीन्स क्या, हमें कैसे फॉलो करना है कि उठना कब है, सोना कब है, एक्सरसाइज क्या करना है, मतलब हम जो चीजें रूटीन में शामिल करते हैं उसका उसमें डिटेल्स दिया गया है।
नेक्स्ट जो है पंचकर्मा। पंचकर्मा का मोटो जो है वो फिटनेस रखना ये ज्यादा है, और जिसको बीमारी है उसके अकॉर्डिंग वो एक पंचकर्मा सिलेक्ट होता है। अदरवाइज हमें कुछ तकलीफ नहीं है और मुझे मेंटेन रहना है, हम जैसे टू व्हीलर का सर्विसिंग करते हैं, फोर व्हीलर का सर्विसिंग करते हैं, वैसे साल में 2 बार हम खुद पे ही पंचकर्मा करना ज्यादा जरूरी है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम काफी बीमार हैं और अभी थायराइड की गोली ले रहे हैं लाइफ टाइम, या तो शुगर की गोली ले रहे हैं लाइफ टाइम और हम 99 ईयर्स तक जी रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि डेली 30 टैबलेट चालू है मेरी और मैं अपना साल निकाल रहा हूँ, दिन निकाल रहा हूँ। जो असली फिटनेस है उसमें आपको किसी टैबलेट की डिपेंडेंसी ना हो और आपका सारा रूटीन हेल्दी हो रहा है, उसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पंचकर्मा की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या मीन्स क्या? तो हम सब सुबह कब उठना चाहिए? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत मीन्स हम जो अभी सुबह जल्दी उठे हैं वो ये चीज एक्चुअली सूर्योदय से पहले हमें उठना है। अभी जो लोग संडे है काफी लेट उठते हैं या तो रूटीन में सारा ही लेट हो जाता है, लेजीनेस हो जाता है, तो उनका दिन भी वैसे ही लेजीनेस में चला जाता है। तो आयुर्वेद में वैसे बोला है कि सूर्योदय से पहले उठना है। आजकल हम देखते हैं सारे लोग सूर्यवंशी होते हैं, मीन्स सनराइज हो जाता है उसके 1 घंटे बाद उठते हैं आराम से, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। उनको हम एक कॉमेडी वर्ड है सूर्यवंशी बोलते हैं हम उनको। तो ऐसे लाइफस्टाइल गलत है बेसिकली। जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, तो इससे क्या होता है अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, हर बॉडी सेल्स में एक्टिविटी आ जाती है। सेकंड जो है दंत धावन। दंत धावन मीन्स टूथब्रश। हम किस चीज से करते हैं? हम अभी देखते हैं कोलगेट से करता है कोई, और दूसरी कंपनी होती है उससे करता है। तो इसमें क्या होता है, सारे अभी तक के टेस्ट मिटे हैं, मतलब कड़वा कोई नहीं है। आइडियली जो अपना टूथब्रश होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए, वो कड़वा होना चाहिए। कड़वी जो चीज है वो हमारे माउथ को अंदर से क्लीन करती है, वायरस को, जर्म्स को मारती है, वो कम करती है। तो इसमें आयुर्वेद में जो नीम है, कड़ू नीम, हम हर एक को पता होता है, हर एक के गली में मिलता है बेसिकली। या तो खदीर खैर जो हम पान खाते हैं उसमें खैर लगाते हैं, तो उसका भी पेड़ होता है। तो उसकी भी जो काड़ी होती है उससे हम दंत धावन कर सकते हैं। तो नीम जो है वो हर एक को पता है। अभी हमें ये पता नहीं कि यूएस में भी कुछ मॉल में ये चीज बिक रही है अभी भी, कि नीम की जो काड़ी होती है वो सारे लोग चबा के उससे ब्रश करते हैं। मतलब जो चीज हमारे देश की है उसकी हमारे लोगों को वैल्यू नहीं है, और जो चीज बाहर जाती है मॉल में दिखती है उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज हर एक को पता होनी चाहिए। जो आदमी अगर डेली नहीं पॉसिबल तो कम से कम वीकेंड में जो संडे है उस दिन तो हमने यूज करना ही चाहिए। जब हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो नीम की एक काढ़ी निकालना है, उसको ही चबा के उसका ब्रश बनाना है और उसी से दातुन करना है। तो इससे आपकी डेंटल हेल्थ मेंटेन हो जाती है। तो आपको कभी डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस डेंटल की ट्रीटमेंट काफी महंगी होती है, ये आपको भी पता है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस लिया होगा तो उसको पता हो जाता है। तो ये अगर हम हेल्थ मेंटेन रखते हैं तो हमारा वो भी खर्चा बच जाता है। यही इतना इजी वे है कि जो हम डेली फॉलो कर सकते हैं। थर्ड वन ही अभ्यंग। अभ्यंग मीन्स क्या? तो ऑयल मसाज। ऑयल मसाज जो है हम क्या करते हैं, दिवाली आ जाती है तभी अभ्यंग करते हैं, मोती साबुन लाते हैं उससे नहाते हैं, फिर वो उठना लगाते हैं उससे नहाते हैं, और अपना एक 15 डेज तक वो एक्सपीरियंस होता है, बाद में हम बंद कर देते हैं। आइडियली ऐसे नहीं होना चाहिए। अभ्यंग ये चीज ऐसे है कि ये डेली करने की चीज है। मतलब हम सुबह नहाने से पहले कोई भी ऑयल, तिल का ऑयल सबको पता होता है, वो थोड़ा वार्म करना है, उसी से हम बॉडी को जितना होगा उतना मसाज करना है। एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, 20 मिनट्स में वो बॉडी में हो जाता है, और गर्म पानी से नहा लीजिए। इतना सिंपल एक्सपीरियंस है। जो लोग वर्किंग है, डेली नहीं पॉसिबल है, वीकली 2 बार या वीकेंड में एक दिन तो कर सकते हैं आराम से। इससे क्या होता है, हमारे स्किन का टोन बढ़ जाता है, मतलब इसका ग्लो बढ़ जाता है। और सेकंड थिंग, जो बाद में 40-50 के बाद जॉइंट पेन होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। ये प्रिवेंटिव थेरेपी, ये भी। इसमें क्या होता है, जितना ऑयल आप लगाएंगे उतना वो मसल्स में पहले एब्सॉर्ब होता है, मसल्स के बाद बोन्स को न्यूट्रिशन देता है, जो हमारे मूवमेंट्स को रिलैक्स करता है। मतलब हर जॉइंट में, 2 जॉइंट में एक लुब्रिकेशन होता है, वो लुब्रिकेशन कम होने से अपना एवरी जॉइंट का आवाज आ जाता है। तो हमें ऑयल लगाने से ये तकलीफ कम हो जाती है। तो हमारे एक बुजुर्ग टीचर थे आयुर्वेद में, जो हम जब हमने बीएमएस को एडमिशन लिया तो टीचर 92 ईयर्स में हमें पढ़ा रहे थे। आप इमेजिन नहीं करेंगे, उनको ना स्पेक्ट था ना उनके हाथ में काठी थी।
मतलब वो खुद आते थे, खुद जाते थे चलते ही, और उनका स्पीच कभी माइक नहीं लगा हमें, लास्ट के बेंच तक उनका आवाज आता था। जब हमने उनको राज पूछा कि सर आपके 92 ईयर्स में भी आप इतने फिट एंड फाइन है, जो हम लोगों में भी इतना फिटनेस नहीं है, तो उन्होंने बोला कि बच्चों, जब मैंने फर्स्ट ईयर बीएमएस को एडमिशन लिया और ये अभ्यंग ट्रीटमेंट मैंने पढ़ी, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो उन्होंने तब से आज तक वो डेली ऑयल गर्म करके मसाज करते, फिर ही नहाते उसके बाद डेली। तो आज तक उनको ना स्पेक्ट है ना काठी है, मतलब वो अभी भी चल रहे हैं। उनके साथ वाले तो सारे पहुंच चुके हैं ऊपर तक। तो इतना फिटनेस उनके पास था, और हम भी ये फॉलो कर सकते हैं, और हम भी उतना फिटनेस ले सकते हैं खुद के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज मीन्स कैसे होना चाहिए, तो अर्धशक्ति व्यायाम बोलते हैं आयुर्वेद में। तो हमारी जो पावर है उसके हाफ अगर आपका एक्सरसाइज हो जाता है तो हमें रुकना है। उससे ज्यादा होता है तो कुछ दिनों के लिए बॉडी सह सकती है, उस अगर हाइपर हो जाता है तो बॉडी उसको भी सह नहीं पाती। एक्सरसाइज ये लिमिट में ही होना चाहिए। उसको कैसे पहचानना है, तो हमें जब स्वेटिंग आ जाता है, पूरा बदन हमारा स्वेटिंग से भर जाता है, तो उसके 5 या 10 मिनट तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे आगे जाने में कोई मतलब नहीं है, बट ये डेली होना चाहिए। व्यायाम ये चीज, एक्सरसाइज ये चीज ऐसे है, ये डेली होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि सैटरडे संडे मुझे टाइम है और वो दो ही दिन मैं चला रहा हूँ, बाकी 5 डेज मुझे भागदौड़ के इसमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे गलत है। हम अभी भी देखते हैं कि हर एक को अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आना ही चाहिए। खुद के लिए 45 मिनट्स 40 मिनट्स से ज्यादा बड़ी डील नहीं है। अगर हम 40 मिनट्स खुद के लिए निकालते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज है हमारे हेल्थ के लिए, और ये डेली होना चाहिए एक्सरसाइज। तो इससे क्या होता है, बॉडी फिटनेस होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही नॉर्मल रहता है। जब हम ओपन एयर में जाते हैं वॉक के लिए, तो वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो हर बॉडी में, बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। जो हम अभी कोविड में देखते हैं कि उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है तभी वो सांस ले पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये बॉडी की न्यूट्रिशन जो होती है, हर एक सेल में ऑक्सीजन आना चाहिए। इसके लिए ओपन एयर में हम वॉक करते हैं, उससे अच्छा एक्सरसाइज कोई नहीं है। नेक्स्ट जो है कर्णपूरन। कर्णपूरन मीन्स क्या, कान में हम ऑयल छोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हर बॉडी का एक फंक्शन होता है डेली। जब हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है तो सोने तक हर बॉडी का एक एक पार्ट काम करता है। तो हमारा हियरिंग जो है वो दिन भर कुछ ना कुछ सुनता है, कुछ अच्छा सुनता है, कुछ बुरा सुनता है, कुछ ऑडियो पोल्यूशन बोलते हैं वो भी सुनता है। तो ये सारी चीजें वो सह पाता है। और आफ्टर 40 50 60 ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे कम सुनाई दे रहा है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे कम सुनाई दे रहा है, बच्चे बोलते हैं, तो एक 5% ही हम सुन पाते हैं। तो ये चीज जो है, ये पहले से ही हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। कर्णपुरन मीन्स क्या, ईयर ड्रॉप। हमें डेली एक सिंगल ईयर ड्रॉप डालना है। ईयर ड्रॉप में आप क्या यूज कर सकते हैं, तो कोकोनट ऑयल हर एक के घर में होता है। वो 1 बूंद या 2 बूंद आपने एक कान में डाल दिया, 10 मिनट बाद दूसरे कान में डाल दिया, उसके 10 मिनट बाद आपने सारा रूटीन स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऑफिस से आ जाते हैं 6 बजे 7 बजे, आने के बाद तुरंत डाल देते हैं, तो ये जो चीज है ये आपके ईयर्स को, हियरिंग पावर को वो बढ़ाता है। तो आपको कभी बुढ़ापे में ये तकलीफ नहीं होगी कि मुझे कम सुनाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हेल्दी रूटीन लाइफ में आ जाता है। लास्ट है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग मीन्स क्या, फुट मसाज। मतलब हम जब दिन भर थकान करके, ऑफिस रूटीन करके घर पे आते हैं तो काफी थक जाते हैं, फिर हम खाना खा के सो जाते हैं। तो सोने से पहले एक आप घरेलू जो ये है नुक्का, ये करके देखिए कि आपके सोने से पहले दोनों पैर को आपको धोना है वाटर से, उसके बाद टॉवेल से सुखाना है। और हर एक के घर में घी होता है, देसी घी, गाय का घी। अगर आप पैर के तलवे को मसाज करते हो और सो जाते हो, तो सुबह आप देखिए कि कितना फ्रेश आपको फील होता है। क्योंकि पैर के तलवे में काफी रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ नस होती है, वो उसको एब्सॉर्ब करके सारे बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। तो आपका सारा थकान जो है वो एक ही ट्रीटमेंट में चला जाता है। अगर ये देखना है तो आप सैटरडे अगर आपको छुट्टी है तो फ्राइडे नाइट को करके देखिए, सैटरडे आप जल्दी उठेंगे नहीं। तो इतना अच्छा नींद आता है उससे। कुछ लोगों में नींद की बीमारी होती है, नींद के लिए गोलियां खाते हैं, उनमें भी यही उपाय होता है जो हम घर पे ही कर सकते हैं। अगर जिनको नींद नहीं आती तो उनको और एक एडिशनल है कि कांस्य धातु आता है, उसकी एक कटोरी आती है, वो उससे मसाज की तो बॉडी के अंदर का सारा हीट एब्सॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी की हीट कम हो जाती है। तो उसमें गाय का घी यही घरेलू आप यूज कर सकते हैं। मेडिसिन का जो है वो हम बाद में एडवाइस करते हैं कि किसी की कंप्लेन ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हम मेडिसिन उसको अप्लाई करने के लिए दे देते हैं।
नेक्स्ट जो है आहार। आहार मीन्स क्या? फूड। फूड कैसे होना चाहिए? तो फूड में क्या है, सात्विक होना चाहिए, हम सबको पता होता है। तो जठराग्नि मीन्स क्या? मतलब हमारी भूख जो है ये सबसे बड़ी चीज है। हमें जब भूख लगती है तभी खाना खाना है। टाइम हो गया, लंच ब्रेक हो गया तो हम खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए आइडियली। कभी भी हमें बॉडी इंडिकेट करती है कि आपको भूख लग रही है, आपको थर्स्ट लग रही है, तभी पानी पीना है, भूख लगती है तभी खाना खाना है। ओवर ईटिंग जो होता है वो हम बॉडी पे अत्याचार करते हैं, अननेसेसरी का फूड डालते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा स्टमक जो है एक कचरा पेटी नहीं है, डस्टबिन नहीं है। ये चीज जो है आपको बॉडी इंडिकेट करती है कि हमें भूख लग रही है तभी खाना खाना है। अननेसेसरी जो खाया जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो वैसे ही बॉडी में कहाँ कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, उसको आयुर्वेद में आम कंसेप्ट है। और आम की वजह से फीवर होता है, फीवर की वजह से बाकी वाली तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें हमारा जो बॉडी इंडिकेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। हर एक को पता होती है कि मुझे अभी भूख लग रही है तभी खाना खाना है, हमें थर्स्ट लग रही है तभी पानी पीना है। दिन भर जस्ट पानी डालते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे ना कहाँ पे बॉडी वो अपने को तकलीफ देगी। तो इसीलिए जो चीज है, मतलब हम अभी फास्ट क्यों करते हैं? अभी श्रावण मंथ लग गया है, हमें देखा हमने कि हर मंडे को एक फास्ट होता है, श्रावण सोमवार। तो इसका लॉजिक क्या जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। मतलब हमारी जो संस्कृति है वो सारी फिट एंड फाइन है। हर एक फेस्टिवल में उसका मेडिकल लॉजिक है। तो ये जो फास्ट होते हैं, एक तो ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन में नॉर्मल से हमारी भूख कम हो जाती है, जो बॉडी को जरूरी है वो नॉर्मल से हमेशा कम होती है रेनी सीजन में। और उसको आराम मिलना चाहिए, इसके लिए वो वीकली एक बार आपने फास्ट करना चाहिए। तो ये फास्ट के दिन हमें क्या खाना है? जो चीजें डाइजेशन में लाइट है ऐसे ही चीजें खानी है। तो वरई का भात हम हर एक को पता होता है, वो खा सकते हैं। राजगिरे के लड्डू होते हैं, वो खा सकते हैं। ये दो चीजें सबसे ज्यादा लाइट डाइजेशन में होती है। ये दो चीजें आप दिन भर खा सकते हैं, जिससे आपके डाइजेशन को ज्यादा लोड नहीं आएगा। साबूदाना जो है ये सबसे डाइजेशन में हेवी है, इसके लिए ये उपवास के दिन कभी नहीं खाना है, फास्ट के दिन कभी नहीं लेना है आपको। तो साबूदाना हो गया। फ्रूट जो है सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जिससे बॉडी न्यूट्रिशन अच्छी हो जाती है, बॉडी आपको हल्की महसूस होती है। इसीलिए जो फास्ट है उसको आप फॉलो कीजिए, बट आयुर्वेदिक तरीके से। दिन भर खा रहे हैं, हर एक घंटे में खा रहे हैं, ये गलत है। आपको 2 ही बार खाना है फास्ट के दिन, और वो लिमिटेड ही खाना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें आहार कैसे होना चाहिए। हर एक की बॉडी टेंडेंसी अलग अलग होती है, मेरी अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी। अगर हमें फीवर आता है तो हर 3 लोगों में अलग अलग दवाई आयुर्वेद सजेस्ट करता है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है। हमारे घर में ही हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई चीज आइसक्रीम 5 लोग खाते हैं घर के मेंबर्स, तो हर एक को तकलीफ नहीं होगी। जिसको कफ की बीमारी है तो उसी को जुकाम होगा, कफ होगा, क्योंकि उसकी बॉडी कफ से होती है, कफ से रिलेटेड होती है, इसके लिए उसी को तकलीफ होगी, बाकी 4 लोगों को बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए प्रकृति का हर एक को अपना अपना एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारी प्रकृति कौन सी है। ये बहुत सिंपल चीज है। वात वाली प्रकृति होती है, वो थोड़ी डिसीजन मेकिंग में भी जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। मतलब आपके ऑफिस में आप देखते होंगे कि ये तुरंत डिसीजन ले लेता है कोई भी, और तुरंत उसको अप्लाई करके बाजू हो जाता है, उसको हम वात प्रकृति बोलते हैं। उसमें बॉडी में सारा ड्राइनेस भरा होता है। उसके बालों को देखा तो ड्राई दिखते हैं, स्किन ड्राई दिखती है। मतलब ये फेस भी टिपिकल बोलता है कि इसमें ड्राइनेस काफी ज्यादा है, ये सारा वात प्रकृति में जाता है। पित्त वाला जो होता है वो सारा उष्ण होता है, उसके बॉडी हमेशा गर्म ही लगती है, उसमें चिड़चिड़ तुरंत हो जाती है। मतलब घर में आपने देखा होगा कि बीबी की तुरंत चिड़चिड़ हो जाती है, कुछ अगर मन के अपोजिट आपने कुछ कर दिया तो विद इन माइक्रो सेकंड वो तुरंत रिएक्शन हो जाती है। तो उसको हम आयुर्वेद से पित्त प्रकृति बोलते हैं। तो उससे जो डिसीजेज होते हैं वो एसिडिटी होती है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये चिड़चिड़ापन जो है वो पित्त से रिलेटेड है, ये भी हम जज कर सकते हैं। उसके हेयर जो है वो कर्ली हो जाते हैं, आंखों में काफी बार ऐसे ये हो जाते हैं कि तुरंत गुस्सा दिखाई देता है, ऐसे वाले पित्त के अकॉर्डिंग में जाते हैं। लास्ट जो है वो कफ प्रकृति। कफ मीन्स सारा एलिफेंट जैसा होता है, आराम से चलेंगे, आराम से डिसीजन लेंगे, आराम से खाना खाएंगे, ज्यादा टाइम तक खाएंगे। तो ये सारा कफ से रिलेटेड होता है, उसकी प्रकृति वैसे ही होती है। तो उसमें जो डिसीजेस दिखते हैं वो जुकाम है, कफ है, या तो शुगर तक जाता है, डायबिटीज ये भी कफ के अंदर ही जाता है। तो ये सारी चीजें वो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हम जज कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो है एज के अकॉर्डिंगली हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं 15-16 से नीचे, उन्होंने उन एज में आपने पीरियोडिकली डाइट देना चाहिए, थोड़े थोड़े वक्त में उनको डाइट देना चाहिए, क्योंकि उनका न्यूट्रिशनल एज होता है।
और ग्रोइंग एज होता है, तो उसमें वो डाइजेस्ट भी इजी हो जाता है और उनको उतनी जरूरत होती है। उसके बाद 16 टू 25-30 तक जो होता है वो मिडिल एज होता है हमारा। तो 30 तक जो है वो अच्छा डाइट होना चाहिए, मतलब हेल्दी डाइट ही कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी न्यूट्रिशन मेंटेन करती है उसमें, बढ़ाती नहीं ज्यादा। और उसके बाद 40 के बाद जो है वो कम कम होता है। तो इसमें बाद में भी हमारा डाइट कम होना चाहिए और पीरियडिकली ले सकते हैं। तो ये चीज जो है वो डाइट एज के अकॉर्डिंग हो गया है। उसके बाद हमारे वर्क से रिलेटेड हम कैसे डाइट ले, अगर आपका बैठे काम है, आप 8 घंटे बिल्कुल चेयर से उठ नहीं रहे, तो आपका डाइट कम ही होना चाहिए, आइडियली ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम देखते हैं अगर सिटिंग वर्क है तो सिर्फ हमारा टमी बाहर आता है, बाकी और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसको गोलियां दीजिए। प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है, कोई भी डॉक्टर आपको टमी कम करने के लिए गोलियां देते हैं, ये गलत चीज है। लेना भी गलत है और देना भी गलत है, क्योंकि आपका प्रोफेशन आप चेंज नहीं कर पाते। आप सिर्फ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कीजिए। सुबह एक्सरसाइज कीजिए, शाम में एक्सरसाइज कीजिए, जब आपका ऑफिस में ब्रेक होता है तब आपको चलना है, वॉक करना है ऑफिस में। काफी लोगों को मैंने कैंप में भी देखा है, हमारा कंपनी में कैंप हुआ था, तो उनका कैंपस भी बड़ा था। कुछ लोग है वो हेल्थ के लिए चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। कुछ लोग है वो कंपनी में सिगार चल रहा था, कि स्मोक चल रहा था, आराम से गप्पे टप्पे चाय चल रहा था। तो ये आपको खुद तय करना है कि मुझे किस कैटेगरी में बैठना है, हेल्दी कैटेगरी में बैठना है या बाद में डॉक्टर के पास चक्कर डालने की कैटेगरी में बैठना है। तो ये आप खुद तय कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो कीजिए। तो डाइट जो है वो हमेशा हेल्दी ही होना चाहिए। उसके बाद पथ्य अपथ्य कंसेप्ट जो है, काफी लोग डरते हैं कि आयुर्वेद को आने के लिए, क्योंकि उनमें एक कंसेप्ट होती है कि आयुर्वेद काफी चीजें खाने में बंद रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उसका भी एक रीजन है। जो चीज से आपको डिसीज हो रहा है, जो चीज आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वही हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अगर वो चीज आप वैसे ही खाते हैं तो उल्टा हमारे लिए अच्छा है, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, डॉक्टर की तरफ आप हर मंथ एक चक्कर डालेंगे। तो उल्टा ऐसे नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है कि आयुर्वेद में जो चीज अभी गलत है, वो गलत को जल्दी आप रिपेयर कीजिए और वो पेशेंट को आप हेल्थ प्रदान कीजिए। अगर वो हेल्दी हो जाता है तो बाद में उसका लाइफ क्वालिटी अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हम पत्ते और अपत्य बोलते हैं। पत्ते मीन जो चीजें अच्छी है हेल्थ के लिए वो खानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या आता है, मिल्क है, लोनी मीन्स मक्खन है, घी है, मूंग दाल है। मूंग दाल सबसे सेफ होती है हर एक प्रकृति में, इससे कोई बीमारी नहीं होती। गेहूं की रोटी है, ज्वारी की बाकर है, लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है। फ्रूट्स हमेशा सीजनली लेने चाहिए। अभी मार्केट में क्या होता है, 12 ही महीने हर एक फ्रूट अवेलेबल होता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली आगे गए हैं। तो हर एक सीजन में हर एक फ्रूट हम अभी बना रहे हैं। तो ये गलत है। बेसिकली हमें पता है कि कौन से सीजन में क्या फ्रूट आता है। अभी अप्रैल, मार्च अप्रैल मई में हम मैंगो लेना है, क्योंकि उस दिनों में गर्मी होती है, फ्रूट जो है वो बॉडी में कूल इफेक्ट देता है। जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है तभी भी हम मैंगो मार्केट में पाते हैं, बट काफी लोग रेनी सीजन जून जुलाई में मैंगो लेते हैं, और उससे फिर जुलाब की तकलीफ चालू हो जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये गलत है। जब फर्स्ट बारिश हो जाती है तो उससे आगे आपको ये नहीं लेना है, मैंगो का फ्रूट नहीं लेना है घर में, क्योंकि वो उसके बेनिफिट्स कम और ड्रॉबैक ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी भी ध्यान में रखिए, ये एक्चुअली जब गर्मी है तभी यूज कर सकते हैं आप। जब रेन स्टार्ट हो जाती है तो आपको मैंगो कभी घर में लाने नहीं है। ड्राई फ्रूट्स आप हर सीजन को ट्राई कर सकते हैं। साड़ी की लाई, जब हम घर में लक्ष्मी पूजन होता है तो उसके पूजन में हम एक चुरमुरा रखते हैं, उसको साड़ी की लाई बोलते हैं। ये अलग टाइप का राइस होता है साड़ी, उससे वो बनाते हैं। तो इसमें मेडिसिन का प्रॉपर्टी होता है, ये डाइजेशन में काफी लाइट है, मतलब इतना इजी है ये डाइजेशन में। हम सारे जब एक्स्ट्रा फूड लेते हैं ना तो उसकी जगह पे ये यूज करना है। अगर हम लोगों में कुछ लोग मोटे हैं, अगर वेट कम करना है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है साड़ी की लाई। जब आपको भूख लगती है तो ये साथ में रखिए, उसको ही खाना है। सिर्फ ऐसे है कि उसको टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, हम लोग अभी सारे टेस्ट के एडिक्ट है। मतलब जो भी चीज है वो सारी हम टंग से कंपेयर करते हैं, अरे ये टेस्ट में अच्छा है उसको खाओ। मैगी है, मैगी में जो एक्चुअली मसाला है उसको टेस्ट है, बाकी न्यूट्रिशन कुछ नहीं है उसमें। हमारे घर में पहले भी गेहूं से बनाया हुआ मैगीज था। अब अगर आप पुराने लोगों को पूछेंगे तो अभी भी कुछ गाँव में बनाते हैं, जो हमने बाजू कर दिया और तुरंत 2 मिनट का इंस्टेंट नूडल्स जो है वो हमने फॉलो कर लिया, अपने पास एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज गलत है। जो चीज इंस्टेंट है वो हेल्थ को काफी हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि हर एक फूड में उतने प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जो हमें न्यूट्रिशन दे। हमारे गेहूं वाला जो मैगी था घर पे बनाया हुआ, वो काफी हेल्दी था, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स हाईली थे। अभी जो है वो सारा इंस्टेंट कुकिंग के इसमें हम जाते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं, एफर्ट्स बचाते हैं। टाइम से अच्छा हम हमारे एफर्ट्स देखते हैं,
कि हमें इसमें बनाने में अच्छा है, पैकेट फोड़ दिया, गर्म पानी में डाल दिया, तुरंत बन गया। बट आपने ये सोचना है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, बच्चों को ये कितना तकलीफ देगा। अभी हमारे इंडिया में भी हर एक घर में कैंसर का प्रमाण ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसका रीजन जो है वो प्रिजर्वेटिव्स है। प्रिजर्वेटिव जो जो फूड में है वो आपके हर बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है और आपकी इम्यूनिटी खराब करता है। तो ये ध्यान में रखना है, जब मार्केट से लाते हैं, डीमार्ट से लाते हैं, बिग बाजार से लाते हैं, तो हर एक फूड को आपको देखना है कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट जो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर हर सीजन में आप ले सकते हैं, सिर्फ इसमें कफ की तकलीफ ना हो। किसी को जुकाम है, कफ है, तो ऐसे कंडीशन में नारियल पानी नहीं लेना है, कफ बढ़ जाता है। बाकी सारी चीज में आप ले सकते हैं। तो अपत्य क्या है? अपत्य मीन्स क्या नहीं खाना है, वो वाला चीज है। तो इसमें कोरडे अन्न मीन्स क्या होता है? ड्राई फूड, ड्राई टाइप का एक फूड होता है, वो वात बढ़ाता है। मैंने अभी जो बोला, वात की प्रकृति हर एक की अलग अलग होती है, तो वात वाली प्रकृति इसमें और तकलीफ बढ़ जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है, बॉडी में ऐसे ड्राइनेस फील होता है। तो ये सारे जो चीजें है वो कोरडे अन्न से होता है, मतलब ड्राई फूड से होता है। सेकेंड है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड और ज्यादा स्पाइसी नहीं लेना है, इससे पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त वाले लोगों में ये फॉलो करना है कि हमें फर्मेंटेड नहीं लेना है, स्पाइसी नहीं लेना है, नमक भी कम लेना है, क्योंकि उससे भी पित्त खराब हो जाता है। लास्ट जो है वो शीड़े अन्न मीन्स स्टेल फूड, जो हम आज अभी बनाए तो अभी फ्रेश 4 घंटे के अंदर खाना चाहिए। सुबह का बनाया हुआ आप रात में खा रहे हैं, तो ये चीज अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, डॉक्टर के पास चक्कर डालने के लिए बुलाएगा। उसके बाद है फास्ट फूड, ये चीज भी वैसे ही है। और कर्ड, ये सारी कफ बढ़ाने वाली है, इंक्लूडिंग साबूदाना। तो ये जो चारों चीजें ये हमारे बॉडी के अंदर कफ बढ़ाता है, और जिसको कफ की टेंडेंसी है उसमें और जुकाम या तो राइनाइटिस से बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जुकाम ही बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। तो ये चीजें हमें नहीं लेनी है हमेशा के लिए। एसिडिटी अभी मैडम ले रही है। गुड मॉर्निंग। एसिडिटी के बारे में अब हम बात करेंगे। एसिडिटी पे जाने से पहले एक मिनिट मॅडम, इको येतोय, थोडा आवाज कमी करायला. एक मिनिट, लेट अस ट्राय वन्स. आता बोला मॅडम. हेलो, गुड मॉर्निंग. नाही, अजून इको येतोय थोडा. सर पलीकडचा जो गॅजेट आहे त्याला म्यूट करून ठेवा सर. ओके. म्हणजे इको नाही येणार ऍक्च्युअली. हा, अनम्यूट करा मॅडम तुमचं. आता येतोय आवाज सगळ्यांना? हा, येतोय, आता क्लियर आहे. अब हम एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। एसिडिटी के बारे में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। तो उससे पहले जो है अभी कोविड का जो सीजन चल रहा है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं, क्योंकि सर ने तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए काफी सारी बातें बताई, जो आई होप आपको समझ आ रही है सब। तो उसमें जो है कोविड के बारे में हम जब बात करते हैं तो दिस इज वेरी बर्निंग इशू, और इसे हमें ओवरकम भी करना है। मतलब जितनी जल्दी हो सके हम इस सिचुएशन से बाहर निकले वो अच्छा है। तो इसके लिए आयुर्वेद हमें कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में हम पहले थोड़ी बात करते हैं। तो टू प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें जो चीजें हैं ये बहुत इजी है, हम घर पे कर सकते हैं। और ये जो है जो वर्किंग पीपल है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो बूढ़े हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है घर पे तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जो बच्चे बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रेस्ड होती है, मतलब थोड़ी कम हुई सिचुएशन की वजह से, एज की वजह से थोड़ी कम होती है। तो इसमें हमें डेली क्या करना चाहिए? तो जैसे सर ने बताया दंत धावन के बारे में हमने बात की, तो उसमें जो है नीम का पत्ता, उसे जो अगर हम ब्रश करते हैं, अगर हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हमें पता है कि कोविड का जो एंट्री पॉइंट है दैट इज माउथ एंड नोज, तो एंट्री पॉइंट पे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है गार्गलिंग। गार्गलिंग जो है
उसमें अगर हम सिंपल ल्यूकवार्म वाटर लेके अगर उसे गार्गल करते हैं दिन में 3 बार, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के अगर हम करते हैं तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ये चीज जो है बच्चों को जो है अगर हम बच्चों से कराते हैं डेली गार्गल 3 टाइम्स अ डे, तो उनकी डेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वी आर डूइंग इट फॉर कोविड, बट बच्चों की डेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं अभी काफी सारे पेशेंट्स जो होते हैं छोटे बच्चे, उनमें डेंटल केरीज, डेंटल पेन बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब उनकी जो खाने पीने के हैबिट्स है, चॉकलेट्स खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं, तो उनके खाने पीने के आदत की वजह से जो उनके मिल्क टीथ होते हैं, जो छोटे बच्चों के टीथ होते हैं, वो पूरे डीके हो गए होते हैं। तो वो जो है वो प्रिवेंट करने के लिए भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। गार्गल करना है मतलब क्या करना है, जो हल्दी और नमक डाला हुआ थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर है वो मुंह में पकड़ के रखना है। जैसे हम इस तरह से उसे पकड़ के रख सकते हैं। थोड़ी देर पकड़ने के बाद उसे गले में लेके गार्गल करना है और थूक देना है। तो ये चीज है, ये डेली हमें दिन में 3 बार करनी चाहिए। उसके बाद आता है धूपन। धूपन का मतलब होता है पूरे घर में जो है जो मेडिकेटेड पाउडर्स रहते हैं, जैसे वेखंड बचा बोलते हैं उसे, ये हमें पता होता है और ये मेडिकल में इजीली अवेलेबल भी होता है। जो अपना ग्रोसरी स्टोर होता है, किराना दुकान, उसके वहां पे भी वेखंड का पाउडर मिलता है। तो जो भी हमारे पास है, बड़ा सा स्पून रहता है या फिर रोटी बनाने का तवा रहता है, तो उसे गर्म करके अगर हम उसमें थोड़ा सा डालते हैं और उसकी दूरी, मतलब जो उसका स्मोक है वो अगर पूरे घर में करते, तो उसे धूपन बोलते। ये भी जो है आजू बाजू में जो भी वायरस या बैक्टीरियाज रहते हैं उनको किल करता है। ये मेडिकेटेड धुआं होता है, तो इससे पोल्यूशन नहीं होता। ये जो है ये एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। जैसे हम भगवान को अगरबत्ती जलाते हैं पर वो सिर्फ हमें सुगंध देता है, तो ये इस तरह नहीं होता। ये धूपन का जो वेखंड का जो या गुगुल का हम जो धूपन करते हैं, उससे जो है वो वायरस और बैक्टीरिया किल करता है। इसमें धूपन बोल के धूप बोल के भी आता है, तो वो भी हम सिंपली जला सकते हैं। उसके बाद जो आता है उसमें मेडिसिन का पार्ट आता है। मेडिसिन मतलब जो भी हम देखते हैं कि दिस इज रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या होता है, हमारे लंग्स और हार्ट, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। तो कोविड अगर हम देखते हैं तो लंग्स का इन्फेक्शन है और उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसको हमें हेल्थ देनी है, इम्यूनिटी उनकी बढ़ानी है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी मेडिसिन है, जिसमें एक आयुष काढ़ा, जिसके बारे में आपने सुना होगा जरूर। तो उसमें आता है पानी लेना है आपको 2 कप, उसमें हल्दी हमारे घर पे होती है, दालचीनी होती है, लवंग होती है, तुलसी के पत्ते होते हैं। अगर तुलसी के पत्ते नहीं होते तो तुलसी का पाउडर भी मिल जाता है मेडिकल्स में, रेडीली अवेलेबल है वो भी। तो ये सब चीजें डाल के हमें उसे 5 या 10 मिनट बॉईल करना है और हाफ उसको उबाल के उसका काढ़ा बनाना है। तो उसे आयुष काढ़ा बोलते हैं। ये काढ़ा जो है घर के सभी लोग ले सकते हैं। बच्चों को थोड़ा कम मात्रा में देना है, बड़ों को 1 कप काढ़ा चलता है। पर जैसे सर ने प्रकृति के बारे में हमसे बात की, तो उसमें जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनके लिए ये काढ़ा थोड़ा गर्म होता है, तो उन्होंने अपनी प्रकृति के हिसाब से उसे थोड़ा कम लेना है। बाकी जो लोग हैं उसे आराम से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बस्टर है और रेडीली अवेलेबल है। ये उसका मेन पॉइंट है कि ये हमारे घर पे सभी चीजें जो है रेडीली अवेलेबल है। उसके बाद जो मेडिसिन का पार्ट आता है, इसमें सीतोपलादी चूर्ण काफी लोगों को पता है। सीतोपलादी चूर्ण बच्चों को हम दे सकते हैं हनी में मिक्स करके। इसे भी छोटा टीस्पून दिन में 2 बार उनको देना है। उसके बाद वासावले हम बोल के एक मेडिसिन होता है, अडुल्सा काढ़ा बोल के मेडिसिन है, सिरप बेस में है ये दोनों भी। उसके बाद लक्ष्मी विलास बोल के टैबलेट्स है। तो ये सब है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ताकत देंगे और हमें प्रिवेंशन में मदद करेंगे। तो ये सब चीजें जो है बेटर वे कि आप आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है या फिर आपके जो भी नजदीक वाले आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है उनकी सलाह से आप ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो योगा और प्राणायाम हम करते हैं डेली, उसका भी उसमें बहुत ज्यादा फायदा है। प्राणायाम, मेडिटेशन, ये जो है ये सब हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बढ़ाता है, तो ये हमें जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस चीज से दूर रह सकते हैं। कोविड को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसका जो फोबिया आजकल बन रहा है, मतलब जो न्यूज में सुन सुन के हमें एक जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसका बन रहा है, तो वो भी हम इस चीज से, योगा प्राणायाम से, मेडिटेशन से थोड़ा कम कर सकते हैं। डिस्कशन से हम ये चीजें थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे एसिडिटी पे। एसिडिटी ऐसा कोई इंसान नहीं है, और जो भी हाईली वर्किंग लोग हैं उनको तो एसिडिटी बहुत ही कॉमन है। मतलब इसमें जो लक्षण होते हैं, इसमें छाती में जलन होती है जिसे हम चेस्ट
चेस्ट बर्निंग बोलते हैं, पेट में जलन होती है या हाथ पैरों में जलन होती है, हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है, आंखें लाल हो जाती है, चिड़चिड़ हो जाती है, तो ये सब एसिडिटी के लक्षण होते हैं। कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा अगर तकलीफ है तो उनमें उल्टी भी हो जाती है, उल्टी में से ऐसा कड़वा तीखा पानी आता है, तो ये सब एसिडिटी के लक्षण है। तो उसके जो मेन रीजंस आप देख रहे हो, इट इज हरी, वरी एंड करी। तो ये सब चीजें हम अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा फेस करते हैं। हरी मतलब जल्दी में सब काम होता है, वरी मतलब जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, टारगेट्स होते हैं, उसकी वजह से ये एसिडिटी बढ़ती है। और करी मतलब जो फास्ट फूड है जिसमें ज्यादा मसाले होते हैं, ये अगर हमारा खाना है डाइट, हम क्या करते हैं, एवरी संडे एवरी सैटरडे वी यूज टू गो आउट एंड ईट। तो ये सब कारण है एसिडिटी के। एसिडिटी में जिनको पित्त की प्रकृति जिनकी पित्त प्रकृति है, उन्होंने तो ये चीजें टोटली अवॉइड करनी चाहिए, जितना आप हो सकते हैं इसे अवॉइड कीजिए। दही एसिडिटी का एक बहुत मेन रीजन है। दही खाने के बारे में बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस है, अगर वो हम फॉलो करते हैं तो फिर दही से हमें तकलीफ नहीं होती। दही लेने का सबसे सेफ तरीका जो है, उसमें 1 कप पानी डाल के उसका छाछ हमें बनाना है, मतलब बटर मिल्क बना के उसमें थोड़ी सी शुंठी या जीरा डाल के अगर हम लेते हैं तो दही हेल्थ के लिए और डाइजेस्ट होने के लिए इजी हो जाता है। अगर हम ठंडा किया हुआ दही लेते हैं, रात को दही खाते हैं, ज्यादा मात्रा में डेली दही खाते हैं, तो दही पित्त बढ़ाएगा, एसिडिटी करेगा। मसाला तो हम सबको मालूम है, मसाला की वजह से तो एवरीबॉडी कैन से कि मसाले की वजह से एसिडिटी हो जाती है। और तुअर दाल, जिनको भी ज्यादा तकलीफ है एसिडिटी की, उन्होंने तुअर दाल बंद करनी है या कम करनी है। जिनको ज्यादा तकलीफ नहीं, वो थोड़ी मात्रा में उसे ले सकते हैं। एसिडिटी की ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं, ट्रीटमेंट पे जाने से पहले प्रिवेंशन के बारे में मैं आपको बोलूंगी। अगर हमारा जो दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में सर ने जो बोला, वो अगर हमारा रेगुलर है तो एसिडिटी की तकलीफ जो है काफी हद तक कम हो जाती है। जो भी लेडीज है उनमें एसिडिटी की तकलीफ ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनका एक थोड़ा टेंडेंसी होता है कि पूरा काम निपटने के बाद ही वो कुछ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, क्योंकि कभी कभी वर्किंग वुमेन्स में ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम भी नहीं होता। 5 या 10 मिनट में जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ पेट में भर के ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो ये सब चीजें अगर हम प्रिवेंट करते हैं, अगर हम अपना टाइम टेबल अच्छे से दिन का बनाते हैं, तो हम एसिडिटी काफी हद तक कम कर सकते हैं। और एसिडिटी ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें शुरुआत में तो हम इसको इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि इसकी एसिडिटी है तो दैट इज ओके, पर ऐसा नहीं है। एसिडिटी की वजह से बहुत सारी बाकी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसके लिए इस पे टाइम पे क्या ट्रीटमेंट करनी है, तो घर पे हम जो मुरावड़ा होता है, मुरावड़ा काफी सारे लोग घर पे बनाते हैं, या गुलकंद होता है, या दूध होता है, नारियल पानी होता है, ये सब चीजें अगर हम बीच बीच में लेते रहते हैं तो इससे एसिडिटी कम हो जाती है। जो शरबत रहते हैं, जैसे आंवले का शरबत है, खस का शरबत है, मतलब वाड़ा बोलते हैं उसे, गुलाब का शरबत है, या नींबू शरबत है, तो ये जो है लेना है। साजुक तुप मतलब जो गाय का घी होता है, वो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है। गाय का घी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम बच्चों को डेली 2 स्पून, बड़ों को अगर डेली 4 स्पून, और जो ओल्ड एज पीपल है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उनको अगर 2 स्पून गाय का घी देते हैं, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ऐसा नहीं है कि गाय की घी की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। गाय के घी की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। जो डाल्डा घी बोलते थे पहले पहले मार्केट में काफी आता था, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम होती थी, पर गाय का घी इज वेरी सेफ। तो ये सब चीजें जो है, ये हम एसिडिटी कम करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो पंचकर्म के बारे में बोल रहा है, विरेचन, विरेचन मतलब मेडिकेटेड लूज मोशंस होते हैं। लूज मोशन बोले तो हमें ऐसा लगता है कि लूज मोशन की वजह से वीकनेस आ जाएगी या डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो विरेचन हम जब करते हैं तो ये साइंटिफिक लूज मोशन होता है, जिसमें हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ और पूरी तैयारी के साथ इसे करते हैं। तो इसमें कोई किसी भी तरह का लूज मोशन, वीकनेस या फिर थकावट नहीं होती। विरेचन का मतलब होता है 6 दिन हमें गाय का या मेडिकेटेड घी लेना पड़ता है, उसके बाद 3 दिन बॉडी मसाज, स्टीम बाथ करना पड़ता है। ये सब अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब क्लिनिक पे होता है। और उसके बाद 7वें 8वें दिन जुलाब के लिए दवा दी जाती है, तो वो जुलाब जो है वो घर पे होते हैं। तो उसमें किस तरह से करना है, क्या फॉलो करना है, क्या खाना है, किस तरह से थोड़ा रेस्ट करना है, ये सब हम गाइड करते हैं। तो इस तरह से विरेचन से अगर हम पित्त निकाल देते हैं तो पित्त की तकलीफ नहीं होती।
उसके बाद आता है संधिवात। ये भी एक बड़ी बीमारी है, तो इसके बारे में सर हमसे बात करेंगे। जॉइंट पेन जो है ये हर एक महिलाओं को तो ज्यादा महसूस हुआ है आज तक, और मेल्स में भी इसका रेशो ज्यादा है। तो महिलाओं में क्या होता है, घर का काम है, झाड़ू मारना है, बर्तन साफ करना है, इसकी वजह से बैक पेन बहुत कॉमन है। तो बैक पेन जो हर एक को होता है, मेल्स में भी ज्यादा है, क्योंकि बैठा सिटिंग वर्क है हमारा, चेयर में सिटिंग ज्यादा है, तो इससे रात में सोते वक्त तो नींद लग जाती है, बट उठते वक्त तो पूरा नहीं होता नींद, क्योंकि काफी बैक पेन ज्यादा होता है। तो आइडियली वहाँ के मसल स्टिफ हो जाते हैं। हम ज्यादा देर अगर कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठते हैं तो वहाँ के मसल स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से ये कंप्लेन होती है। फिर बाद में वही पोजीशन में अगर हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं तो वहाँ की डिस्क जो है वो बल्ज कर देता है या बाजू में कर देता है, फिर उसको हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। या तो हमारा लंबर जो है वो पेन ज्यादा बढ़ने से फिर वहाँ का एक्सरे किया जाता है तो वहाँ का गैप ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीजें तभी होती है जब आप क्रॉनिक हो जाते हो उसी बीमारी के लिए। तो हम उसमें अगर फर्स्ट कंप्लेन में ही हम अगर उसका सर्विसिंग करते हैं या तो हम ध्यान देते हैं तो उसको हम रोक सकते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, हर जॉइंट में एक लुब्रिकेशन होता है, जो मैंने पहले बोला है। अभी नी जॉइंट दिखाया है हमने स्क्रीन पे, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ का अगर मूवमेंट ज्यादा होता है तो वो लुब्रिकेशन कम हो जाता है। हर बार हर मूवमेंट में उसका यूज हो जाता है, तो वो कम होने की वजह से फिर दोनों बोन जो है वो ऐसे दोनों एक इसमें घिसते हैं, और वो ज्यादा घिसाई की वजह से वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो टाइप का जॉइंट पेन होता है, एक संधिवात जिसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसमें हमारा ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से पेन होता है। सेकंड है आमवात। आमवात मीन्स हर जॉइंट में सूजन देता है, वो जॉइंट बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और ये स्वेलिंग हर जॉइंट को चेंज होता है। मतलब आज एक जॉइंट दर्द कर रहा है, 2 दिन बाद दूसरा जॉइंट पेन होगा, दो उसके 4 दिन बाद दूसरा जॉइंट पेन होगा, तो ये रोटेशन में हो जाता है। उसको हम आमवात बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही सीवियर पेन होता है, मतलब ये अनबेरेबल पेन होता है, और चलते वक्त उसमें आवाज आ जाता है, हर जॉइंट में आवाज आता है, हर मूवमेंट को उसका पेन महसूस होता है। तो इसमें घरेलू हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने पहले बोला कि हम मसाज कर सकते हैं घर पे। तिल का ऑयल है, गरम कर लिया आपने, वो जॉइंट को मसाज कर दिया। गरम ऑयल हमेशा स्किन के अंदर जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हीटिंग पैड से आपने सेक दे दिया, या तो कपड़ा गर्म करके उससे सेक दे दिया, तो तुरंत अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है और स्टिफनेस कम करता है। तो ये डेली करने वाली चीज है। जिन लोगों को टाइम नहीं हो, हफ्ते में 2 बार 3 बार, ज्यादा पेन हो तभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बस्ती करके एक ट्रीटमेंट है। तो बस्ती जो है ये मेडिकेटेड एनिमा होता है, ये आप किसी भी आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक में कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर की जो जो कुछ डीजनरेशन होता है वो रिकवर करता है, उसको बस्ती बोलते हैं। मतलब हमारे गुरुजी पहले बोलते थे, बस्ती घ्यावा बस्ती द्यावा बस्ती जीवाचा विसावा। मतलब बस्ती हमें पेशेंट को भी देना है, खुद को भी लेना है। बस्ती है हमारी जान को और फ्रेश रखता है, इसका इतना अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद जानू बस्ती। जानू बस्ती मीन्स क्या? जानू मीन्स नी जॉइंट। नी जॉइंट को जो पिक्चर में दिखाया है वैसे गेहूं का हम ये लगाते हैं, आटा लगाते हैं, और उसमें मेडिकेटेड ऑयल छोड़ा जाता है जो वहां के डीजनरेशन को कम करता है। वैसा ही हम बैक को भी करते हैं। बैक पे जिसको जिसको लंबर स्पॉन्डिलिसिस है उसमें वैसे ही किया जाता है। गेहूं के आटे का एक सर्कल बना के उसमें मेडिकेटेड ऑयल 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक छोड़ा जाता है। मन्या बस्ती मीन्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में इसका यूज होता है। जो सर्वाइकल रीजन में हम उसका गोल बना के उसमें ऑयल छोड़ते हैं 30-40 मिनट्स के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा D3 कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, तो इन चीजों से वो हम रिकवर कर पाते हैं घर से। अखरोट है, डिंक है, तिल है, जवस है, और ऑयल मसाज है। ये चीजें हम घर पे ही यूज कर सकते हैं। कफ वाले डिसीजेस, कफ मीन्स जो हमेशा कुछ लोगों में छींके आती है सुबह उठने के बाद, वो बार बार छींक आती है, उसके बाद सर्दी हो जाती है, मतलब जुकाम हो जाता है, फिर कफ आता है। तो इन चीजों में जो मैंने बोला कि प्रकृति कफ की हो तो इन लोगों में कॉमनली होता है। तो इसमें मेडिकेटेड जो ट्रीटमेंट है वो पंचकर्म में वमन है। वमन मीन्स मेडिकेटेड वोमिटिंग। जो बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है उसको आप बाहर निकालिए। सिंपल लॉजिक, बहुत छोटा है, बट ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है वमन। ये फरवरी मार्च अप्रैल में हम कर सकते हैं। तो जिसको मेंटेन हेल्थ रखना है उसमें भी वमन ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्वेदन मतलब स्टीम लेना। हमें वो पता है कि पहले अगर जुकाम होता है तो हम पहले स्टीम लेते हैं नेजल से, और फिर उसमें कुछ ड्रॉप है वो भी डालते हैं, या तो
नीलगिरी का ऑयल है वो भी डाल सकते हैं, उससे हमारा कफ रिलीफ होता है। और उसके बाद नस्से मीन्स नेजल ड्रॉप जो पिक्चर में दिखा है, तो इसमें बचा तेल जो है वो हर बार जो छींके आती है उसके लिए बहुत अच्छा है। छोटा ही ड्रॉप होता है, हर मेडिकल में मिल जाएगा आपको। तो ये हेडलो पोजीशन में सोना है, गर्दन थोड़ा नीचे छोड़ना है बेड से, 2 ड्रॉप वही बचा तेल का डालना है, तो उससे हमारा जुकाम कम हो जाता है। 2 मिनट बाद उठने से आप गर्म पानी से गार्गल्स कर लीजिए। इतना सिंपल ट्रीटमेंट है वो। इसमें घरेलू आप क्या यूज कर सकते हैं, तो दिन में सोना नहीं, दिन में सोने से आपके बॉडी के अंदर कब बढ़ेगा। डस्ट और जो कुछ पोल्यूशन है उससे दूर रहना है हमें। तो ये चीजें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करती है। आप नेजल ड्रॉप में काऊ का घी होता है, वो 2-2 ड्रॉप वो भी डाल सकते हैं। ये नॉर्मल जिसको रहना है या तो अभी कोई तकलीफ नहीं है, वो लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार या डेली यूज कर सकते हैं, जिसको हम नस से ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये नीचे दी हुई सारी चीजें कब बढ़ाती है, जिसमें कर्ड आ जाता है, साबूदाना आ जाता है, बनाना है, एप्पल है, सीताफल है, भिंडी है, ये जो है, तो ये चीजें कब बढ़ाने वाली है, ये आपको खाने में रेस्ट्रिक्ट करना है। बच्चों में ये चीजें काफी ज्यादा होती है। जिस बच्चों में एलर्जिक है, हमेशा कफ होता है इन दिनों में, बारिश के दिनों में, उन बच्चों में ये फूड आपको देना नहीं है कंपलसरी। इसके बाद महिलाओं के विकार है। महिलाओं के विकार के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ये जो लेडीज प्रॉब्लम्स है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी प्रॉब्लम्स है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो इसमें पीसीओडी बोल के एक डिजीज होता है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो 10 आउट ऑफ 10 9 जो लेडीज है, किसी भी एज की हो, जो 16, 17 या 18 साल की गर्ल्स है, या फिर 20 या 30 के बीच की जो लेडीज है, या उसके बाद 1 या 2 डिलीवरीज हो चुके हैं और उसके बाद भी पीसीओडी हो गया है, इस काइंड के जो भी पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा आजकल दिखाई देते हैं। इसका जो कारण है पीसीओडी का, वो अगर देखें तो उसका मेन कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी जो है ये बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। तो दूसरा जो कारण है उसमें वो है हमारी लाइफस्टाइल में जो भी हम फूड खाते हैं, जो जैसे कि सर ने बार बार हमें इंसिस्ट किया है कि हमारा जो खाना है वो बहुत लाइट होना चाहिए, जो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। तो हम एग्जैक्टली अपोजिट खाना खाते हैं, मतलब जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। काफी बार हम देखते हैं कि रात को बहुत ज्यादा खाना खाए तो सुबह शरीर हल्का नहीं लगता, जड़ लगता है। तो ये काइंड की जो भी लाइफस्टाइल है, या फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, लेट सो जाते, मॉर्निंग में जल्दी उठते, तो इसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं होती। ये जो भी लेडीज में न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं रखते कभी कभी, तो ये सब चीजें पीसीओडी के लिए कारण है। और ये इस बारे में बोलने के लिए ये एक और भी पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आजकल जो देखते हैं, जो छोटी बच्चियां होती है, जो मेनार्क की कंसेप्ट हम बोलते हैं, मतलब मेंसेस का ऑनसेट, जब मेंसेस शुरू होती है, उसकी जो एज है, जो आइडियल एज है, इट इज 12 to 15 ईयर, मतलब 12, 13, 14 या 15 साल की उम्र में मेंसेस का ऑनसेट होता है जनरली। पर आजकल अगर हम देखते हैं तो 9th और 10th की एज में, मतलब जो 4th और 5th स्टैंडर्ड की जो लड़कियां हैं, उनमें मेंसेस का ऑनसेट हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब दुखदाई बात है। ये बहुत हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये रेयर हो गया, ये दिस इज वेरी कॉमन। ये हमारे घर पे भी कभी भी हो सकता है, हमारी भी छोटी गर्ल्स होती है। तो इसके बारे में इसलिए महिलाओं के जो भी हेल्थ है, ये महिलाओं की पूरी हेल्थ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है। जो हम देखते हैं कि महिलाओं में काफी सारी जो बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, या हार्ट की जो कंप्लेंट्स है वो कम होती है। तो वो क्यों कम होती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से कम होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से शरीर का जो है वो शुद्धिकरण हर महीने में होता रहता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी है तो महिलाओं की लाइफ भी हेल्दी है। ये दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो इसकी वजह से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी डिजीजेस होते हैं वो हमारे शरीर पे और उसके साथ हमारे मन पे भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जैसे पीसीओडी की जो भी लक्षण है उसमें इरेगुलर मेंसेस ये सबसे पहला लक्षण है। उसके बाद पेनफुल मेंसेस ये दूसरा लक्षण है। काफी बार क्या होता है कि बैकएक होता है, या पैरों में दर्द होता है, या फिर पेट में क्रैम्प्स आते हैं, ब्लीडिंग में क्लॉट्स जाते हैं, या डार्क ब्लैक कलर का ब्लीडिंग होता है। तो ये सब हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि मेंसेस है तो थोड़ा दर्द होगा ही, बट दैट इज नॉट ट्रू।
इसमें मेंसेस बिल्कुल पेनलेस और एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। ये मेंसेस का मेन लक्षण है। नॉर्मल मेंसेस का अगर आप लक्षण देखते हैं तो ये मेन लक्षण है। अगर इसमें कोई किसी भी तरह का पेन है या फिर क्लॉट्स है या फिर आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है तो ये पीसीओडी की तरफ जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिजीज। तो ब्लीडिंग कम या ज्यादा होना ये भी पीसीओडी का लक्षण है। उसके बाद जो आता है ल्यूकोरिया, मतलब व्हाइट डिस्चार्ज हम बोलते हैं। ज्यादा बैठ के काम करने की वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ये जो गर्भाशय का मुख होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। या फिर रिकरेंट अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में टॉयलेट्स की जो क्लीनलीनेस होती है वो बहुत कम होती है। तो जो भी हम कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं तो वो यूज करते वक्त हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि ये व्हाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत बड़ा कारण है कि रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन। उसके बाद जो आता है फाइब्रॉइड्स, ये जनरली ओल्ड एज में होता है, पर आजकल फाइब्रॉइड्स जो ब्रेस्ट के फाइब्रॉइड्स और यूट्रस के जो फाइब्रॉइड्स है ये बहुत कॉमनली दिखाई दे रहे हैं। इसकी यही वजह है कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है वो हेल्दी नहीं रहती। उसके बाद कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। पीसीओडी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू मतलब इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हम किसे बोलते हैं, तो शादी के बाद अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते और फिर भी 2 साल तक अगर आप कंसीव नहीं कर पाते तो इसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो उस केस में हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन नाउअडेज इन आवर कंट्री, क्योंकि इसमें मेन जो रीजन है इनफर्टिलिटी का दैट इज पीसीओडी। हम इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के हिस्ट्री में जब जाते हैं तो कॉमनली ये देखा जाता है कि शादी से पहले भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर था, अभी भी इरेगुलर है, तो ये वहां से उसकी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। या फिर रिकरेंट अबॉर्शन, ये भी एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। रिकरेंट अबॉर्शन, इसमें 1.5 या 2 महीने के बाद अबॉर्शन हो जाता है। ऐसा 5-6 बार हुआ है, ये भी कंप्लीट होती है। इसमें कभी कभी बेबी के हार्ट बीट्स नहीं आते, कभी कभी बेबी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। तो इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे हमें करेक्शन करना है। तो ये जो है पंचकर्म की पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे सर ने बताया कि पंचकर्म किसी भी बीमारी होने के बाद नहीं करना है, बीमारी ना हो इसके लिए पंचकर्म में करना है। जो भी लेडीज की, जो भी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स देखी, उसमें भी पंचकर्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें सबसे मेन पंचकर्म आता है जिसे हम शरीर शुद्धि बोलते हैं। इसे वमन और विरेचन, ये 2 प्रोसीजर्स उसमें आते हैं। वमन का मतलब है मेडिकेटेड या साइंटिफिक वॉमिटिंग, और विरेचन का मतलब है साइंटिफिक लूज मोशंस। तो जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, जागरण होता है, या जो भी स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से कफ, पित्त और वात तो हमारे शरीर में बढ़ता ही रहता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। जैसे हम बोलते हैं कि एक आधा नल है और उसके पीछे एक बकेट रखा है नीचे, जब तक वो बकेट फुल नहीं होता तब तक उसमें से पानी बाहर नहीं आएगा, पानी स्पिल नहीं होगा। तो हमारे शरीर का भी यही होता है। ये जो नल है ये सब हमारा खाना पीना, सोना जागना, ये सब है, और जो बकेट है वो हमारे शरीर का कैपेसिटी है। अगर हम उस बकेट को खाली नहीं करेंगे, उसमें जो जमा हुआ कचरा है उसको अगर निकाल नहीं देंगे, तो वो एक दिन स्पिल आउट होने वाला है, मतलब जो व्याधि के स्वरूप में दिखने वाला है। तो इसके लिए शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर बस्ती जो है, उत्तर बस्ती ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी में किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, पिक्चर में जैसे दिखाया उस तरह से वेरी सिंपली, इसमें किसी भी एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं होती, भूल देने की जरूरत नहीं होती। वेरी सिंपली हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है कैनुला, उससे यूट्रस में दवा देते हैं। तो पीसीओडी के लिए या फिर जो भी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, या ट्यूबल ब्लॉक होता है, मतलब यूट्रस के साइड में जो ट्यूब्स होते हैं वो ब्लॉक होने की वजह से भी कभी कभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। वो ब्लॉक्स को ओपन करने के लिए, सर्वाइकल अगर इन्फेक्शन है, इरोजन है, जख्म है वहां पे, तो उसको कम करने के लिए इस तरह से उत्तर बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर बस्ती जो है मेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें शुक्राणु कम होते हैं या फिर शुक्राणु पैदा ही नहीं होते, तो उसमें भी, जेंट्स में भी उत्तर बस्ती किया जाता है। ये पूरा जो भी है आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन बना के टोटल असेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ ऊटी में हम इसे करते हैं। जो नेक्स्ट है बस्ती, वो है एनिमा। एनिमा बहुत सिंपल प्रोसीजर है और उसके फायदे जो है वो अपरिमित है। मतलब किसी भी डिजीज में हम बस्ती जो है, काढ़े का बस्ती होता है और तेल का बस्ती होता है, ये दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शिरोधारा जो है, शिरोधारा अगेन इज वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल ट्रीटमेंट।
इसमें स्ट्रेस कम करने के लिए, या जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, या इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जो सोशल स्ट्रेस इसमें ये पेशेंट्स में ज्यादा होता है, तो वो कम करने के लिए शिरोधारा की जाती है। जैसे हम बॉडी मसाज करके बॉडी को रिलैक्स करते हैं, बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जॉइंट्स को रिलैक्स करते हैं, उसी तरह शिरोधारा करके हम ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद नस ये बहुत जरूरी है। अगर हम कोविड के बारे में भी सोचते हैं तो भी ये बहुत जरूरी है। नाक में 2 बूंद घी स्टीम लेने के बाद डालिए डेली, या अगर किसी को सर्दी की कंप्लेंट है तो उनको मेडिकेटेड डालिए, जैसे सर ने बताया। योगा और प्राणायाम ये हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। और सूर्य नमस्कार एक सर्वांग सुंदर व्यायाम हम उसे बोलते हैं। मतलब ये बहुत रिलैक्सिंग व्यायाम होता है, इससे वेट कंट्रोल रहता है, हमारे मसल्स जॉइंट्स में पेन नहीं होता। तो सूर्य नमस्कार और योगा प्राणायाम हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी ये जो हम देख रहे हैं, ज्यादा हीट ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो लेडीज की जो बॉडी होती है उसकी टेंडेंसी तो ज्यादा हीट की होती है, तो लेडीज को तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि मेरे शरीर में हीट ना बढ़नी चाहिए। तो इसमें उपवास जो करते हैं तो वो केयरफुली करने चाहिए। जो भी शरबत है, जो भी हमने पित्त कम करने के लिए जो चीजें हमने देखी, उनका सेवन डेली करना चाहिए। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेडीज की ये बहुत ज्यादा कॉमन टेंडेंसी होती है कि हर एक चीज का वो स्ट्रेस लेते हैं, हर एक चीज की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने की उनकी टेंडेंसी होती है। तो कुछ चीजें जो है वो टाइम पे छोड़ भी देनी चाहिए, तो इससे हमारा टेंशन कम हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए घर के कामकाज में, और जो भी जॉब का हमारा डेली रूटीन होता है इसमें हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। अगर किसी लेडीज को मैं पूछती हूँ कि आप एक्सरसाइज करते हो क्या, तो वो मुझे इतनी बड़ी लिस्ट दे देते कि क्यों मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो मैं ही हतबल हो जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ एक्सरसाइज हमें खुद के लिए करना है, डॉक्टर के लिए नहीं करना है या फिर फैमिली के लिए नहीं करना है, हमें खुद के लिए एक्सरसाइज करना है। ये चीज आप ध्यान में रखो। और अशोकारिष्टम ये एक यूट्राइन टॉनिक है, इसे आप सेफली अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो कोरफड है उसको, उसकी दवाइयाँ आप बेटर वे ले लें, क्योंकि ऐसा रेगुलर लेना ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये जो चीजें हमने आज डिस्कस की, ये बहुत सिंपल हम घर पे डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और हम खुद जब करेंगे तो हमारी फैमिली भी इसे फॉलो करती है, बच्चे भी फॉलो करते हैं, तो ये पूरी फैमिली के लिए एक हेल्दी चीज हो जाती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर गौर करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी लेने की कोशिश करें और खुद को फिट रखें। थैंक यू। तो अभी अगर किसी को कुछ क्वेरीज है तो हम उस पे अभी सेशन स्टार्ट करेंगे। सर अभी क्वेश्चन में एक सवाल पूछा है, नॉनवेज फूड गुड फॉर हेल्थ और नॉट, ये है? हाँ, नॉनवेज का ऐसा है, एक्चुअली नॉनवेज से तकलीफ नहीं होती है, हम जो उसमें स्पाइसेस डालते हैं उससे ज्यादा तकलीफ होती है। अभी हमारे इंडियन टेंडेंसी में क्या है, जितना ज्यादा स्पाइसी उतना उसमें टेस्ट ज्यादा, क्योंकि हम सारे जो चीजें हैं वो टंग से रिलेटेड ही ज्यादा फॉलो करते हैं। एक्चुअली नॉनवेज हेल्दी होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, बट आपको नॉन स्पाइसी लेना है और नॉन ऑयली लेना है। तो ये बॉईल करके ले लीजिए, उसका जो सूप होता है वो हम लोग आर्थराइटिस में एडवाइस करते हैं। तो ये चीज जो है वो हेल्दी है, बट आपके हिसाब से ही बनाना है। बिल्कुल। आपके जो सवाल है आप पूछ सकते हो, हम आपका बिना नाम लिए उसको सर के साथ में शेयर करेंगे। So not to worry, if you have any queries, please do let us know. There is one question. I have a swelling kind on thing permanently on the back of my neck. So I have been advised by doctor not to do Surya Namaskar. Is that correct? ओके, एक्चुअली क्या होता है, अगर नेक में स्वेलिंग है तो आपको चक्कर आ सकती है, इसके लिए डॉक्टर ने आपको सूर्य नमस्कार अवॉइड किया है। तो बेटर वे आप वो छोड़ के प्राणायाम है वो कर सकते हैं, आप पूरे कुंभक रेचक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर और एक सवाल था उसमें बेसिकली, हाँ, एक कॉन्स्टिपेशन का देखा था मैंने, जो कैस्टर ऑयल आप डेली ले सकते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं कि कैस्टर ऑयल से काफी लूज मोशंस होते हैं, नॉर्मल मोशन ही होती है, सिर्फ सॉफ्ट होती है। आप पहले कॉन्स्टिपेशन का रीजन समझ लीजिए कि हमारे इंटेस्टाइन्स को ड्राइनेस आ रहा है, इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब हम कभी ब्रेड लेते हैं, मैदा लेते हैं खाने में, ज्यादा स्प्राउट्स लेते हैं, तो उससे बॉडी ड्राई हो जाती है, इंटेस्टाइन्स ड्राई हो जाता है, तो इसके लिए कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। अगर आप खाने में जल्दी डिनर लेते हैं, मतलब आइडियली सूर्यास्त के समय, सनसेट से पहले आपका डिनर होना चाहिए, ये हम बहुत कम फॉलो करते हैं। जैन ट्रेडिशन में वो रूल है एक्चुअली उनके, इसमें अगर सनसेट होता है तभी वो लोग खाना खाते हैं, उसके बाद पानी भी नहीं पीते वो लोग, या तो खाना नहीं खाते। इसका जो मेडिकेटेड रीजन है वो एक्चुअली डाइजेशन से रिलेटेड है।
आप जल्दी खाना खाते हैं तो सोने से पहले उसका 80% डाइजेशन खत्म हो जाता है, और जब हम सोते हैं तो उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो इसलिए डाइजेस्टिव जो कंप्लेंट्स है वो नहीं बनती। इसके लिए हमें जल्दी खाना खाना है और रात में 10 बजे सोना है। लोग 10 बजे भी एक्चुअली मोबाइल या तो टीवी या तो ऐसे डिजिटल गैजेट्स में बिजी हो जाते हैं। आइडियली ऐसे नहीं होना चाहिए। जो लोग रात में ज्यादा लेट सोते हैं उनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, कार्डियक इशू ज्यादा कॉमन है, और इन लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से ये अभी कार्डियक फेलियर या तो जल्दी एमआई आ जाता है कम एज में, ये बहुत कॉमन दिखता है। तो इसलिए रात में जल्दी सोना आपके लिए हेल्दी है। सर मेरे को अगर आप होस्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा कि somebody has raising hand, so make me host. In meantime, there is a question. What are solutions and preventive measures to avoid white discharge? ये किसी का सवाल है। व्हाइट डिस्चार्ज हम लोग अगर अवॉइड करना है तो क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी उसमें? वाइट डिस्चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया है। वाइट डिस्चार्ज एक सिंपल प्रॉब्लम लगती है, पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड बन सकती है। इसमें बैक एक बहुत ज्यादा सीवियर होता है या पैर में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है अगर वाइट डिस्चार्ज क्रॉनिक बन जाए तो। वाइट डिस्चार्ज अगर आपको प्रिवेंट करना है तो इसमें एक सिंपल सी चीज है कि कॉटन के कपड़े हमें यूज करने हैं जो वेंटिलेटेड होने चाहिए, मतलब लेगिन या जीन्स काइंड के जो कपड़े होते हैं इसमें वेंटिलेशन बहुत कम होता है, और जो भी सिटिंग काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा करता है। तो जो सलवार होती है कॉटन की या फिर जो भी लूज पैरेलल्स वगैरह इस काइंड के जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल करने। दूसरी चीज जो होती है, जो भी हमारे इनर्स होते हैं वो हमें दिन में रात को सोने से पहले चेंज करने चाहिए। उनको डिटॉल में क्लीन करना चाहिए, या जो भी प्राइवेट पार्ट्स है उनको भी डेटॉल से क्लीन करना है, ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करना है और ड्राई रखना है। ये जो अगर आप हेल्दी हैबिट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होगा। व्हाइट डिस्चार्ज जो है इसे इग्नोर नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि इसे इग्नोर नहीं करना है। जल्दी से जल्दी आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका रीजन जान लीजिए। व्हाइट डिस्चार्ज के 2-3 अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे इन्फेक्शन है या फिर वहाँ के जो ग्लैंड से उनका सूजन होता है, तो आप उसको रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। इसमें धूपन का एक ट्रीटमेंट होता है, मतलब जैसे जो भी धूपन हमने घर पे करने के लिए बोला, वो धूपन करके आप प्राइवेट पार्ट्स को अगर वो धूप देते, वो स्मोक देते, तो इससे व्हाइट डिस्चार्ज अच्छे से कम हो जाता है। तो यू कैन ट्राई आउट, वो आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर बेटर वे कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। दूसरा सवाल है, फॉर चिल्ड्रन डू वी हैव टू फॉलो रूल्स लाइक टाइम्स एंड फ्रूट शुड नॉट बी ईट इन द इवनिंग? बच्चों के बारे में जो है, बच्चों का अगर आप यंग एज में अच्छी आदतें डालते हैं तो वो उसे पूरी लाइफ के लिए फॉलो करते। अगर हम जैसे एक बार 7 बजे खाना खाते उसके बाद खाना नहीं खाते, तो वो बड़ों के लिए दैट इज ओके, पर बच्चों को भूख लगती है। बच्चों के हम फ्रीक्वेंट डाइट या फ्रीक्वेंट मील सजेस्ट करते हैं, तो बच्चों को अगर भूख लगती है, वो अगर बोलते इफ दे इंसिस्ट, तो उनको खाना दे सकते हैं। बच्चों का ग्रोइंग एज होता है, इसलिए खाने पीने के ज्यादा रूल्स हम बच्चों पे नहीं डाल सकते। बच्चों को हेल्दी फूड देना है, टाइम पे देना है, दूध, फ्रूट्स जो भी है, घी जो है, ये सब देना है। 2-2 घंटे में आप उसको आप बच्चों को दे सकते हो, और उनके एज के हिसाब से आप ये जो है या उनकी भूख के हिसाब से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 बजे के बाद बच्चों को खाना नहीं देना, ये बच्चों को नहीं होता, ये रूल बच्चों के लिए नहीं होगा। इज डायबिटिक क्यूरेबल? शुगर का एक्चुअली कैसे है कि हम जितना हेल्दी लाइफस्टाइल कर पाते हैं उतना हेल्दी रहेंगे, क्योंकि शुगर जो है वो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। मतलब इसमें वॉक डेली होना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों। तो आप जितना चलेंगे उतना आपका काफ मसल आपकी शुगर, एक्स्ट्रा शुगर जो है कंज्यूम करेगा। अगर आप घर पे ही रहेंगे, बिल्कुल बैठ के काम है, सेटिंग वर्क है, तो ये मुश्किल है। इसके लिए गोलियां तो काफी टाइम लेनी पड़ती है, बट हम आयुर्वेद से वो एलोपैथी की गोली भी कम कर पाते हैं, और धीरे धीरे वो पंचकर्म करने के बाद पूरा ही बंद कर पाते हैं। इतना हम सक्सेस पा सकते हैं उसमें। Narayan, I am allowing to talk. You can unmute yourself. You have question. Okay, thank you. Thank you, sir and madam, for your briefing about the health in Ayurvedic. Sir, my son is actually 16 years old and he is suffering from irritable bowel syndrome. So, is there any solution in Ayurvedic? Exactly. IBS में काफी अच्छे है, क्योंकि डाइजेशन इशू इतना बड़ा है कि उस पे हम और एक लेक्चर रख सकते हैं। बेसिकली हमारे जो फूड हैबिट्स है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। जब भूख लगती है तभी खाना लेना है उनको। और आयुर्वेद में कुछ दवाइयां भी है जो हम पहले शिव की पूजा करते हैं तो उसमें बेल चढ़ाते हैं, तो उसको आयुर्वेद में बिल्व बोलते हैं। बिल्व का फल आता है, तो वो अगर
ऐसे केसेस में खाने पे यूज करते हैं तो हेल्दी होता है उनके लिए। तो बिलाजिल करके एक मेडिकेटेड ऑलरेडी अवलेह है जो आप उसको दे सकते हैं, सांडू कंपनी का है बिलाजिल, 1-1 चम्मच 3 बार दे सकते हैं आप। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन है, अभी मेरा एज 42 है, नी हाँ। कार्टिलेज में जब वर्न आउट हो गया हाँ। तो ग्रेड 2 और स्टेज 2 बोलते हैं उसको। हाँ। सो अभी एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने साइकिलिंग रिकमेंड किया, साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं, बट बिल्कुल। कार्टिलेज वर्न आउट प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, फर्दर डिटरेशन को स्टॉप करने के लिए? एग्जैक्टली तो उसमें जो मैंने बोला कि जानू बस्ती जो है वो ज्यादा असर करता है। जो आपका नी जॉइंट है उस पे हम सर्कल बनाते हैं और उसमें ऑयल छोड़ते हैं, जो ऑयल अंदर जाके काफी न्यूट्रिशन देता है, वो एक हम कर सकते हैं। सेकंड जो है नॉनवेज में इसका जो सूप लेग्स लेके उसका येलो सूप बनाते हैं और वही आप कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, वो भी ज्यादा हेल्दी है। फूड में क्या क्या लेना है सर, ताकि यूरिक एसिड ना बढ़े बॉडी में? यूरिक एसिड में नॉनवेज प्रिवेंट करना है आपको, नहीं ले सकते नॉनवेज। तो उसमें गुड़वेल हर एक को पता है, गुड़ूची बोलते हैं, तो गुड़ूची का टैबलेट भी आ जाता है मार्केट में, वो टैबलेट भी ले सकते हैं आप। और फूड में मिल्क घी इसका रेशियो ज्यादा होना चाहिए आइडियली। नॉनवेज और स्पाइसी फूड नहीं लेना है आपको। थैंक यू सर जी। Thank you, Narayan. I would now allow Sham to speak. Just hold on. Sham, you can unmute yourself. Sham. सर गुड मॉर्निंग. Yes, good morning, Sham. सर माझी एक शंका होती. हा. मला फ्रिक्वेंटली हेड पेन असतं, म्हणजे माझं डोकं फ्रिक्वेंटली दुखत असतं, त्याला कारण नसतं, पण प्रोबेबली इव्हिनिंग संध्याकाळच्या वेळेस हा प्रकार आठवड्यात 2 ते 3 वेळा होतो, तर याच्यावरती काय सोल्यूशन? एक्चुअली हेडेक जो कंसेप्ट है, काफी लोगों को माइग्रेन होता है, तो ये भी एसिडिटी से रिलेटेड है या तो पित्त से रिलेटेड है। जिन लोगों में खाना ज्यादा स्पाइसी होता है, टाइम पे नहीं होता है, लेट नाइट सोते हैं, उन लोगों में कंप्लेन काफी कॉमन है। तो ऐसे इसमें जो हमने घरेलू ऑप्शन बोला था कि आप हेड लो पोजिशन में सोना है और काऊ वाला घी 2 ड्रॉप डालना है, सुबह एक बार एम्प्टी स्टमक और शाम में 5 या 6 बजे एक बार। तो उठने के बाद आप गर्म पानी ले लीजिए, ये सबसे अच्छा बेनिफिट देने वाला ट्रीटमेंट है आपको। और खाने में आपको स्पाइसी नहीं लेना है, बाकी सारा आप टाइम पे खाना ले लीजिए और फ्रेश फूड बना के लेना है। Okay. Thank you, Sham. Sham, you are done? Yeah. And one more thing. Yes. सर कफ के लिए भी मेरा थोड़ा ये है कि कफ हमेशा मुझे रहता है, ताकि मैं स्टीम वगैरह ये भी लेता हूँ, लेकिन इतना जो एक्सपेक्टेड है उतना कम नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा अंदर उसका चेकिंग होते अगर थ्रोट में आपको कफिंग है, मतलब खाना होने के बाद भी आता है या तो ऐसे दिन में भी आपको महसूस होता है, तो इसमें लवंग पता है आपको, ये आप चूस सकते हैं दिन भर 2 या 3 बार, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये माउथ को ड्राई नहीं बनाता है, ऑयली रखता है, तो वो है। उसके बाद वेलची है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अच्छा है आपके लिए। और वासावले करके मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं आप, जिसमें वो च्यवनप्राश जैसे मेडिसिन होता है, तो ये खाने के बाद आधा चम्मच 2 बार दिन में 2 बार ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. व्हाट इज यूज ऑफ परिपाटी काढ़ा? हाँ, परिपाटी काढ़ा एक्चुअली बॉडी की हीट कम करने के लिए दिया हुआ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। कभी किसी को अगर ये होते हैं मम्स होते हैं या तो चिकन पॉक्स होता है या तो हर बार टाइफाइड रिपीटेडली होता है, तो ये सारी चीजें लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है जिसकी हीट बनती है, तो ये कम करने के लिए हम लोग 3 मंथ्स के लिए परिपाटी काढ़ा बोलते हैं। Okay, next question is my husband keeps sneezing morning and evening. Any treatment to heal sneezing? Exactly. तो स्नीजिंग जो है वही आप पहले स्टीम लेना है आपको, स्टीम के बाद नेजल ड्रॉप डालना है, तो वचा करके ऑयल आता है, वचा ऑयल आप 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं सुबह और शाम। उससे पहले आपको जस्ट स्टीम लेना है, नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाटर स्टीम, उसके बाद वो नेजल ड्रॉप। ठीक है, Kaveri, we will take your question, but before that there are few questions which are parked in QA box, so we will address that. There is one more question. If you want to visit treatment, where should we come? Where should we contact? सर आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा तो उसमें डाल दीजिए, ग्रुप में अभी अगर नंबर डाल दीजिए तो people will note down that. पीपीटी पे है ऑलरेडी, तो भी मैं डाल देता हूँ। हाँ, प्लीज. Sham's question answer. What are the benefits of steaming? स्टीमिंग जो है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर कफ नहीं बढ़ाता है बेसिकली,
तो उसके बेनिफिट्स काफी है, मतलब हमारी बॉडी लाइट वेटेड होती है। तो इसमें जो है लोकली और होल बॉडी ऐसे 2 स्टीम होती है। जो लोकली होती है, हम अगर कफ हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, तो आप वो नेजल स्टीम ले सकते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी ज्यादा कफ होता है, अभी न्यूमोनिया दिख रहा है हमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट में, तो उसमें मेडिकेटेड स्टीम होती है जो आपके लंग्स के लिए दिया जाता है। तो उसमें मेडिसिन होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और होल बॉडी स्टीमिंग जो है वो हम स्टीम बाथ लेते हैं। कोई लोग अगर जिम में लेते हैं, हमारे पंचकर्म क्लिनिक में तो अवेलेबल होता ही है। तो उससे आपकी बॉडी स्टिफनेस कम हो जाती है। उससे पहले हम बॉडी मसाज करते हैं ऑयल का, तो ऑयल मसाज होने के बाद बॉडी स्टीम बाथ में ज्यादा बेनिफिट देती है। तो उसमें ऑयल एब्सॉर्ब होता है और आपकी बॉडी को स्टिफनेस कम होने में बेनिफिट मिलता है। So next question is, I have chronic issue of hyperactivity. I am into cells, so not have fixed time for lunch. Any treatment you suggest? Any treatment? एक्चुअली क्या होता है, जो लोग मार्केटिंग में है या तो घर से बाहर निकलते हैं, वो टाइम पे निकलते हैं बट खाने में टाइम नहीं दे पाते लंच में, उन लोगों में घर से निकलते वक्त ही आपका लंच होना चाहिए, मतलब हेवी डाइट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट छोड़ देना है आपको, वही आपका लंच कंसिडर करना है। जब आप वर्किंग में बिजी होते हैं तो आप मिल्क तो कहीं पे भी ले सकते हैं, मतलब आप अगर एक मीटिंग हो गई उसके बाद आपको 10 मिनट ब्रेक है तो आप मिल्क साथ में रखिए, या तो कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो ये 5 मिनट्स और 6 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं खुद के लिए। उतना आपने फ्रूट ले लिया, आगे वाला रूटीन कंटिन्यू कर दिया, और घर पे आते ही आपको डिनर लेना है। तो अननेसेसरी जो फास्ट फूड है या तो कुछ मिसल ले लिए, वड़ा पाव ले लिया, इससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक फ्रूट साथ में रखिए कभी भी, और वो ले लीजिए, कोई इशू नहीं। Rahul, I will allow you to talk. Please unmute yourself. Rahul. Rahul, you can unmute yourself. Rahul Wagh. Rahul, are you there? माउथ अल्सर ट्रीटमेंट। हाँ, माउथ अल्सर में क्या होता है, ये बॉडी के अंदर अननेसेसरी का हीट जो है उसकी वजह से होते हैं। मतलब क्रॉनिक एसिडिटी जिनको है उनको क्या होता है, जब आपके डकार आते हैं तो वो सारे मुंह के छाले बनाने में और बढ़ाता है एक्चुअली। तो इसके लिए जो है आप ऐसी चीज लेनी है जो आपके बॉडी के अंदर का हीट कम करे, और टाइम पे खाना लेना है। तो इसमें हम लगाने के लिए अपना काऊ का घी है वो लगा सकते हैं दिन में 3 बार 4 बार। और खाने में स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेना है। और जो चीजें मिल्क है, मिल्क से बनाया हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट, वो लेना है। सिर्फ कर्ड नहीं ले सकते आप, कर्ड ज्यादा हीट बढ़ाता है एक्चुअली। Pallavi, you can unmute yourself and you can ask your question. Pallavi. हेलो, एक्चुअल में मतलब पंचकर्म जो है वो कितनी बार यूज करना चाहिए पर ईयर, और क्या हम घर पे पंचकर्म यूज कर सकते हैं, मतलब क्या वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? पंचकर्म में क्या होता है, कुछ बड़ी प्रोसेस है, कुछ छोटी है। जिसमें वमन है, विरेचन है, ये आपको हॉस्पिटल में ही जाके करना पड़ता है किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास। उसके बाद नस से जो है नेजल ड्रॉप आप डेली घर पे कर सकते हैं, नो डाउट, वो तो कोई भी कर सकता है और डेली करने की चीज है। उसके बाद अगर आपको मसाज आप क्लिनिक में जाके नहीं कर सकते तो आप सिंपल है, ऑयल मसाज जो है आप घर पे ही कर सकते हैं। वार्म ऑयल करना है, बॉडी को लगाना है और गर्म पानी से नहा लेना है। ये चीज भी आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला है। और जो बड़ा पंचकर्म है आप 6 मंथली एक बार कर सकते हैं, साल में 2 बार। 6 months में, ओके ओके, थैंक यू सो मच। Second last question is, if anybody has a questions, please raise your hand. We will allow you to talk, or you can park your questions in QA box, or you can park in chat box. If anyone have veins issue, what food or exercise will prefer? वेन्स मींस इसमें क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी आता है जिसमें आपके वेन्स में थ्रोम्बोस आ जाता है, या तो वेरिकोज वेन, ऐसा भी इशू है। वेरिकोज वेन में क्या होता है, आपकी वेन्स के अंदर का जो वॉल है वो खराब हो जाता है, तो ब्लड ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आ जाता है, तो उससे आपकी वेन्स बड़ी हो जाती है और वो वेरिकोज दिखती है, मतलब उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसमें हम रक्त मोक्षण करके एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, मतलब इम्प्योर ब्लड जो है वो निकाल के डाल देते हैं, ये बहुत अच्छी है। सेकंड जो है वो रक्त मोक्षण लीच करके एक छोटा सा कीड़ा आ जाता है जिसको हम आयुर्वेद में जलौका बोलते हैं। तो जलौका हम अगर किसी, आप ट्रेकिंग हमेशा जाते हैं तो आपको दिखाई दिया होगा, तो एक छोटा कीड़ा आता है, वो हमारे बैक पे कहीं पे भी बॉडी पे लग जाता है और वो सिर्फ खून चूसता है। बट उसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक
पॉइजनस और एक नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस हम पंचकर्म में यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता बट बेनिफिट होता है। तो वो आपकी बॉडी को लग के इम्प्योर ब्लड ही सक करता है, और उसके एक खासियत है कि उसका जो सलाइवा है वो खुद एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक करके काम करता है। तो उसमें हम जलों का लगाते हैं और वो वेन का इशू सॉल्व करते हैं। So next question is, what is medicine for BP patient? हाइपरटेंशन में क्या होता है, बेसिकली सूचेकर रस करके आयुर्वेदिक दवाई है, वो आप 2 बार ले सकते हैं, एक गोली दोपहर में, एक गोली रात में। बाकी सारा जो है वो एक्सरसाइज और आपका हेल्दी रूटीन जो है वो आपको गोलियां बढ़ाने से बचाता है। अदरवाइज क्या होता है, आज बीपी है तो उसकी वजह से कार्डियक इशू भी आगे होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग गोली स्टार्ट हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता है, तो अगर वो आर्टरीज में होता है तो हार्ट ब्लॉक करता है। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज अगर रहती है तो आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो भी डॉक्टर आपको स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगली स्टेज में जाने से अच्छा है जो है वहीं पे रोक पाने के लिए कोशिश करनी है आपको। I think घोरण्याची समस्या आहे, उपाय काय? I think we have already addressed that. बिल्कुल बिल्कुल सर एकदा सांगा, पण एकदा सांगितलेलं बरं. स्नोरिंग, हाँ स्नोरिंग के लिए घरेलू ऑप्शन है, जो काऊ वाला घी है वो नोज में डालना है। आप 1 मंथ करके देखिए, आप 50-60% तक रिलीफ पा सकते हैं इससे। तो सुबह एक बार एम्प्टी स्टमक डालना है, शाम में 6 बजे डाल दीजिए। तो आपको बेड पे सीधा सोना है, हेड लो पोजिशन में थोड़ा गर्दन नीचे छोड़ना है, और काऊ वाला घी गर्म करके 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना है। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। Thank you so much. I would like to request participants to share their feedback if they would like to. We would like to hear from you. हम लोग chat box में नहीं चाहते हैं. We would like to have a one-to-one feedback. If anyone is ready to give feedback, please raise your hand so we can allow you. You can raise your hands so we can just allow you to talk. We want live feedback, so which will help all of us. Anybody? Rishikesh Manje, okay. Praveen, okay. Praveen, I am allowing to speak. Praveen, you can unmute yourself. Hello. Hello. Yeah, we can hear you. You can go on. Hello. Actually, मी सरांची ट्रीटमेंट घेतलेली आहे, आणि आजचा वेबिनार होता तो पण खूप मस्त झाला. मी माझं प्रेग्नन्सीसाठी घेतली होती ट्रीटमेंट, आणि माझं त्याला रिझल्ट पण खूप छान आलाय, बाळ पण माझं खूप छान आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. वाव, दॅट्स ग्रेट. थँक्यू सो मच. त्यांच्या फॅमिलीचं एक वैशिष्ट्य आहे, यांनी बरेच पेशंट आम्हाला पाठवले, कारण त्यांना छान ट्रीटमेंट वाटली. त्यांना ज्यांनी पाठवलं त्यांना पण चांगला रिझल्ट होता. त्यांची केस ऑड होती, यांना ज्यांनी पाठवलं तर त्या लेडीच्या दोन्ही ट्यूब्स ब्लॉक होत्या, आणि दोन्ही ट्यूब ब्लॉक असल्यामुळे ऍक्च्युली IVF चे ऑप्शन नसतो. म्हणजे जर दोन्ही फॅलोपियन ट्यूब बंद असतील तर त्या लेडीमध्ये आपल्याला नॉर्मल प्रेग्नन्सीचे चान्सेस 0% असतात. टेस्ट ट्यूब मध्ये मात्र काय होतं की बाहेर गर्भ बनवून मग गर्भाशयात सोडला जातो, तो ऍज वेल ऍज नॅचरल प्रेग्नन्सीज असते, फक्त याच्यामध्ये आर्टिफिशियल प्रेग्नन्सी बनवून ती आपल्या गर्भाशयात सोडली जाते. तर आपल्या केसमध्ये उत्तरबस्तीची ट्रीटमेंट मागे सांगितली, त्याच्या सेटिंग्स केल्या, पंचकर्म केले त्यांनी, आणि विदिन 4 months 5 months मध्ये त्यांच्या दोन्ही ट्यूब ओपन झाल्या. त्याच्या पुढच्या 2 महिन्यांमध्ये नॅचरली प्रेग्नन्सी राहिली. आज त्यांना हेल्दी मुलगी आहे आणि ते दोघेही खुश आहेत. मग त्यांनी यांना पाठवलं, यांनी पण कोल्हापूरचे रेफरन्स दिले, त्यांच्या पण केस पॉझिटिव्ह झाल्या. म्हणजे त्याच्यामुळे यांची जी फॅमिली आहे ती फार छान आहे आणि अतिशय आयुर्वेदाचे भक्त आहेत. म्हणजे का तर आयुर्वेद हा घराघरात जायला पाहिजे, एवढाच आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. मागे आम्ही PCODचं टार्गेट ठेवलं होतं की मुलींमध्ये, टीनेजर मुलींमध्ये कमीत कमी असं स्पीच झालं तर त्या सुरुवातीच्या वयामध्येच या गोष्टी फॉलो करू शकतात. आणि वर्षभर किंवा काही वर्ष मुली अंगावरती काढतात की मला पेन होतंय मेन्सेस मध्ये, आणि हे असंच असतं, माझ्या आईला होतंय म्हणून मला होतंय. मग ते बिअर करणं पुढे 10-15 वर्ष असेच निघून जातात. ऍक्च्युली याच्यामध्ये साधे घरेलू सुद्धा ऑप्शन्स आहेत. घरगुती उपाय केले तरी याच्यापासून आपण थांबू शकतो, आणि हा आजार नाहीये. मेन्सेस ही नेहमी हेल्दीच असली पाहिजे. म्हणजे माझं मध्ये आर्टिकल पण होतो, नकोशी पाळी ही आपलीशी वाटायलाच पाहिजे कंपल्सरी. तरच आपल्या ट्रॅडिशनचा आपल्याला उपयोग झाला किंवा आयुर्वेदाचा आपल्याला उपयोग झाला असं आपण नक्की म्हणू शकतो.
अजून एक वैशिष्ट्य सर म्हणजे माझा मुलगा आता फक्त आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटलाच हे करतो, म्हणजे करेक्ट करेक्ट तेच करेक्ट त्याला चालतात. हो, प्रेफर करतो. बरोबर आहे, कारण त्याची इम्युनिटी नेहमी चांगली असणार आहे. आपण जी आयुर्वेदाची मासानुमास ट्रीटमेंट घेतो त्याच्यामध्ये दर महिन्याची बेबीची वाढ असते, त्यानुसार आयुर्वेदिक औषधं बदलतात. म्हणून बेबीची इम्युनिटी खूप चांगली होते. म्हणजे हे ऍक्च्युली प्रेग्नन्सी नंतर प्रत्येक स्त्रीने घ्यायला पाहिजे. फक्त अवेअरनेस नसल्यामुळे किंवा माहिती नसल्यामुळे आपण मागे राहतो. तर हे प्रत्येक महिलांनी औषधं घ्यायलाच पाहिजे. Sir, there is a last question which we are going to take. My doctor has advised Limonicin by GUFIC brand. Is that good? येस येस येस, ती पण आयुर्वेदिकच औषध आहे बेसिकली. तर ते औषध नक्कीच घेऊ शकतो आपण, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि सगळ्यात चांगला ऑप्शन आपण गुळवेल सगळ्यांना माहिती आहे ऍक्च्युली, त्याच्या रेडीमेड टॅबलेट्स मिळतात. त्या जरी आता सकाळी एक संध्याकाळी एक घेतली तर ती सगळ्यात चांगली ट्रीटमेंट आपल्यासाठी असेल, इम्युनिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी असेल. फक्त आता या केसमध्ये एवढंच आहे की आपण आपली काळजी घेणं गरजेचं आहे. आता कोविड आहे, मागच्या वेळी सार्स होता, त्याच्या आधी स्वाईन फ्लू होता. म्हणजे व्हायरस आपल्याला बदलतायत. दरवेळी कुठला तरी नवीन आजार येतो, आपण त्याच्यावरती ऑप्शन टेम्पररी काढतो आणि बाजूला होतो. फक्त आपली इम्युनिटी हा सगळ्यात मोठा डिफेन्स आहे. इम्युनिटी जेवढी हेल्दी असेल तेवढं आपण आयुष्यभर चांगलं राहणार. म्हणून मी नेहमी सगळ्यांना म्हणतो की चांगलं लाईफ असणं हे आपल्या हातात आहे. म्हणजे पूर्वी माझ्याकडे एक बिल्डर पेशंट होता की स्वतःचा एक चॉपर आहे, म्हणजे त्याची 500 फ्लॅटची स्कीम आहे. त्या बिल्डरचे दोन्ही लंग्स बंद आहेत, म्हणजे टोटली कोलॅप्स आहेत. तो माणूस 24 तास पाठीला सिलेंडर वापरतो आणि ऑक्सिजन लावून फिरतो. म्हणजे हे जर असं आयुष्य असेल तर त्या पैशांचा काय उपयोग आपल्यासाठी. म्हणून हेल्थ इज वेल्थ हे जे म्हणतात ना, हे 100% खरं आहे. तो माणूस कधीच मिटिंगला जाऊ शकत नाही किंवा ओपनली जाऊ शकत नाही, कारण हे असं पिक्चर घेऊन तो कुठल्याच प्रोफेशनल मिटिंगला सुद्धा बसू शकत नाही. हे एवढं सगळं असताना सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये उपभोग नाही घेता येत किंवा त्याचा काही फायदा नाही होऊ शकत. म्हणून सगळ्यांनी आपली हेल्थ चांगली ठेवा आणि त्याच्यामध्ये आयुर्वेद हा सगळ्यात चांगला ऑप्शन आहे. अगदी हेल्दी लाईफस्टाईल असेल तर मला नाही वाटत कुठला आजार आपल्या जवळपास फिरकेल. Thank you so much. Thank you so much, all participants. Purposely, we have kept this particular session early morning, so we know the people who are really health conscious, they will only attend this. And there was a great participation. And thank you to Dr. Avinash and Dr. Vidya. सरांच्या नावाप्रमाणे जे काही आपल्या शरीराला नाश करणाऱ्या गोष्टी आहेत आणि त्यांनी अविनाश त्या दोन गोष्टीचं कॉम्बिनेशन आहे ऍक्च्युली बघायला गेलं तर. आपल्या शरीराला नाश करणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या डॉक्टर अविनाशने सांगितलं की आपण त्याच्यापासून कसं लांब राहायला पाहिजे. आणि विद्याताईंचं नावच विद्या आहे, त्यामुळं त्यांनी जे काही गायनिक रिलेटेड इश्यूज आहेत किंवा आपले पित्ताविषयी काही इतर गोष्टी आहेत त्या खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केल्या आणि आपल्याला समजेल अशा सरळ सुटसुटीत भाषेत सांगितल्या. ऑफकोर्स काही लोकांचं डिमांड होतं की आपण हिंदीमध्ये बोलायला पाहिजे. मी क्लोजिंग घेताना मराठीमधून बोलतोय बिकॉज वी हॅव टू टेक दॅट. थँक्यू सो मच सर. आणि ज्या लोकांना जे कॉन्टॅक्ट नंबर्स वगैरे हवेत ते मी आपल्या ग्रुपमध्ये टाकेन. So you just get in touch with both of them for any health related issues. Sir, thank you so much, and it was pleasure to have both of you as a esteemed panelists to discuss on health and wellness. Thank you so much. Thank Just you, Saranke sir, and your sir, team. एक minute, Rashmi want to talk actually. Rashmi, you can unmute yourself. हॅलो. हा बोला मॅडम. अच्छा, फीडबॅक म्हणून बोलायचं आहे. सकाळी सकाळी खूप छान प्रकारे तुम्ही दोघांनी समजवलं आहे, स्पेशली फॉर आहार आणि जे लेडीजचे आताचे इश्यू चालले त्याच्यावर. सो थँक्स फॉर दॅट. तुमचे आभार आहे. आपल्या युट्यूब वरती पण बरेच व्हिडिओ आहेत मॅडम. तर गायनॅकचे इश्यू जे आहेत ना त्याच्यासाठी घरेलू ऑप्शन खूप दिलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही युट्यूब वरती डॉक्टर अविनाश देवरे सर्च केलं की येईल इझिली. तर त्याच्यात पीसीओडीचा एक व्हिडिओ बराच चांगला आहे. म्हणजे गायनॅक मध्ये आता हल्ली काय होतं, मेन्सेस येण्यासाठी गोळी घेतली जाते किंवा पुढे ढकलण्यासाठी. आपल्याकडे काही पूजा आहे, पूजा आली किंवा काही सण आला किंवा लग्न आलं की इझिली गोळी घेतली जाते. परंतु त्या गोळीचे ड्रॉबॅक एवढे वाईट आहेत की त्या स्त्रीला पुढे 2-2 वर्ष ट्रीटमेंट घ्यायला लागते. मग ती पूजा काय कामाची की जी आपलं शरीर खराब करते. ऍक्च्युली कुठल्या शास्त्रात असं लिहिलेलं नाहीये की तुम्ही पूजेला बसू नका. ठीक आहे, आपण अगदी ट्रॅडिशन पाळायची म्हणून आपण पूजेला न बसता अटेंडी म्हणून बाजूला व्हायचं. स्वतः पूजेला बसू नका, मागे व्हा. परंतु आपलं शरीर हे देवानेच बनवलेलं आहे आणि तो निसर्ग आपल्याला जपायचा आहे. तो जपलात तर मला नाही वाटत तुम्हाला कधी भविष्यात प्रॉब्लेम येईल. बरोबर आहे. अगदी धन्यवाद सर, दोघांनाही आणि सरांनाही. थँक्यू. मी एक 5 मिनिट घेते. जेव्हा आपण मेन्स्ट्रुअल हेल्थ बद्दल बोलतो तर त्यामध्ये एक मिसकन्सेप्ट जो आहे तुम्हाला क्लिअर करा असं वाटतो, कारण तो याच्यामध्ये एकदम अगदी बेसिक मुद्दा आहे. आपल्याकडे पूर्वी विटाळ असं म्हटलं जायचं, म्हणजे ज्या स्त्रियांमध्ये मासिक पाळी सुरू आहे त्यांना बाजूला बसवलं जायचं.
याच्याशी अनेक धार्मिक गोष्टी जोडल्या गेल्या. म्हणजे त्यांनी देवपूजा करायची नाही किंवा त्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घ्यायचा नाही. तर ह्या सगळ्या जोडल्या गेलेल्या वस्तू आहेत, पण त्याच्या मागे एक शास्त्रीय कारण आहे. मेन्स्ट्रुअल सायकल जी आहे तर ती त्याला व्रण असं म्हणतो आपण. म्हणजे कुठली जखम झाल्यानंतर आपल्या हाताला फ्रॅक्चर जर झालं तर आपण त्या हाताला काय करतो, प्लास्टर देतो आणि आराम देतो. त्यामुळे काय होतं, त्या फ्रॅक्चरचं हिलिंग पटकन होतं. तसं मासिक पाळी हे गर्भाशयाचं व्रण आहे. त्याच्यातून त्याला जखम झालेली आहे, ते फेड आउट होत आहे आणि त्याला हील होण्यासाठी आपल्याला वेळ द्यायला पाहिजे, विश्रांती द्यायला पाहिजे. म्हणून शास्त्रीयदृष्ट्या जर बघितलं तर मासिक पाळीमध्ये पूर्ण शारीरिक आणि मानसिक विश्रांती अपेक्षित असते. जर पूर्ण शारीरिक आणि मानसिक विश्रांती जर आपण घेतली तर ही गर्भाशयाची व्रण जो आहे किंवा जी जखम जी आहे ती पटकन भरून येते आणि पुढच्या सायकलसाठी गर्भाशय तयार होतं. या दिवसांमध्ये जर आपण विश्रांती दिली नाही तर त्याचं हिलिंग व्यवस्थित होत नाही, एंडोमेट्रियम व्यवस्थित त्याचं हिलिंग होत नाही, जे फेड आउट होत असतं किंवा जे फाटलेलं असतं ते, आणि त्याचा परिणाम पुढच्या सायकल सुरू होत जातो. म्हणजे पीसीओडी होण्याचं महत्वाचं कारण हे आहे की मासिक पाळीच्या दरम्यान आपण विश्रांती घेतली पाहिजे आणि मासिक पाळी जेव्हा नसते सुरू, म्हणजे इतर जे 26 दिवस आहेत त्याच्यामध्ये आपण व्यायाम केला पाहिजे. तर हे चक्र आपण उलट करतो. आपण आजकाल सॅनिटरी पॅडच्या ऍड जरी बघितल्या तरी त्याच्यामध्ये हेच इन्सिस्ट करतात की तुम्ही मासिक पाळी सुरू असेल तरी हव्या त्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करा. पण तो त्यांचा मार्केटिंगचा भाग आहे. पण त्याच्यामध्ये आपण सारासार विचार केला पाहिजे की मासिक पाळीच्या दरम्यान विश्रांती घेणं हे शास्त्राचा उद्देश आहे. त्याला काही गोष्टी चिकटवल्या गेल्या धार्मिक, कारण त्याच्यामध्ये असं असतं की महिलांना विश्रांती मिळणं हा भाग अतिशय दुरापास्त आहे, म्हणजे अतिशय अवघड आहे. तर त्याच्यामध्ये जर भीती दाखवली, आपल्या भारतीय मानसिकता जर बघितली भारतीयांची, जर कुठल्याही प्रकारची धार्मिक किंवा भीती जर घातली तरच त्या गोष्टी फॉलो केल्या जातात. जर सरळ मी सांगितलं की तुम्ही विश्रांती घ्या तर कोणीच विश्रांती घेणार नाही. मी जर म्हटलं, मी जर काही भीती घातली तरच आपण विश्रांती घ्या, तर हा शास्त्राचा उद्देश आहे. तर तो आपण समजून घेतला पाहिजे आणि ही सवय प्रत्येकाने केली पाहिजे की जास्तीत जास्त शारीरिक आणि मानसिक विश्रांती आपल्याला मासिक पाळीच्या काळात मिळायला पाहिजे, तरच आपली सायकल जी आहे ती हेल्दी राहते. या गोष्टीचा सगळ्यांनी विचार करा. Thank you so much. We will just once again, I would like to thanks both of you for your wonderful session. And just to tell you, Vibrant HR and Success Mantra has taken an initiative whereby we are going to train 1 million people in next 5 years. So that is what 1 million people in next 5 years. So as a part of it, we have scheduled this particular webinar, a free webinar, and it was pleasure to have on board as a esteemed speaker. On behalf of Vibrant HR and the Success Mantra, once again I convey my sincere thanks to you. You people are wonderful. God bless you. Stay blessed. Thank you so much. I know because still there is not a single person who has left this webinar, so that shows how interesting it was. So thank you so much. People loved it, and there are really encouraging and positive feedbacks. Thank you so much, both of you. Have a great day. Thank you. Thank you, sir, and your team. Thank you and all the best to all. Thank you so much.